कभी मोतिहारी आके आप लोगों से मिल लूं, आप लोगों से एक मैं भी ग्रास रूट लेवल पे काम करूं, कुछ सीखने को मिलेगा, लोगों से मिलने के लिए मौका मिलेगा। चलिए खैर बात अलग सी है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, अ, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। जैसे मुझे वॉर हीरो, कारगिल हीरो जो बोलते हैं, आई एम श्योर आप लोगों को भी कोई ना कोई वैसा होगा, कोई ना कोई काम होगा। आप लोग जैसे काम करते हो, मैंने भी ऐसे काम किया था। फौजी का काम होता है, अगर लड़ाई छिड़ जाती है तो लड़ाई में लड़ाई लड़ना, वही काम किया मैंने। नॉर्मली एक सोल्जर हूँ, बड़ा हम्बल ह्यूमन बीइंग हूँ, ऐसे रहने की कोशिश करता हूँ। कोई कैप्टन हो, सैन्य अधिकारी हो, अफ़सर था, इसलिए कोई मतलब ये ज़्यादा हुआ नहीं है। नॉर्मल सोल्जर की तरह बिहेव करता हूँ। जितना हो सकता है ग्राउंडेड रहना चाहूँगा। पूरे ओके, नाउ रही बात कारगिल वॉर की। कारगिल वॉर के बारे में जब मैं बताना चाहूँगा, मैं बेसिकली कर्नाटक से बिलॉन्ग करता हूँ। हिंदी शायद मेरा उतना अच्छा नहीं है जितना आप लोग बात कर लेते हो। आप लोगों को आदत है सुनने की, बात करने की। मेरा हिंदी शायद उतना अच्छा नहीं हो। अ, फिर भी कोशिश करूँगा हिंदी में बात करने की। बीच-बीच में अगर इंग्लिश आ जाता है तो माफ़ कर दीजिएगा। ओके, ठीक है, अभी चलते हैं कारगिल के युद्ध के बारे में। देखिए युद्ध एक ऐसा सिचुएशन है जो आपको एक जो दे से कि देयर इज़ नो अनहार्म्ड सोल्जर इन अ वॉर। मतलब किसी को ऐसा ऐसा कोई जो युद्ध के मैदान में जाता है, वो बिना घायल होके वापस नहीं आता। वो शारीरिक घाव ज़रूरी नहीं है कि शारीरिक घाव हो, मानसिक घाव भी कुछ बहुत होते हैं। बिकॉज़ आपको ये चीज़ समझना है कि यंग एज में मतलब आप मेरा उम्र ही क्या था उस वक़्त 24-25 की एज में जस्ट 6 मंथ्स ऑफ सर्विस, 6 महीने का सर्विस है, कुछ ज़्यादा दिखा नहीं है। बट फिर भी आप जब युद्ध के मैदान में चले जाते हो, वो एक परिस्थिति आपको ऐसा बना देता है कि आप अपनी जान की न परवाह करते हुए कुछ चीज़ को हासिल करने की कोशिश करते हो। इसीलिए उसको अल्टीमेट सैक्रिफाइस कहा जाता है। मतलब आप अपने आप को आपसे मतलब आपकी प्राण से ज़्यादा कीमती और क्या हो सकता है? आप कोई ऐसे मतलब ऐसा कोई व्यक्ति अपनी जान की परवाह किए बिना वो बुलेट्स जब फायर कर रहे जो यहाँ पे जो अपना एनिमी बैठा हुआ है, वो भी बंकर में बैठा हुआ है, हम लोग ओपन में हैं, वो फायर कर रहा है, फिर भी पता नहीं हमें कौन-सा स्टेप आखिरी स्टेप होगा। हमें पता नहीं कि कौन-सा साँस आखिरी साँस होगा, बट फिर भी हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसका इसका कारण क्या हो सकता है? आप सब लोगों को ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है। मैं पला-बड़ा हुबली एक नाम शहर है नाम वहाँ पे पला-बड़ा था। मैंने प्लस 2 जब कर रहा था तब मैं देख रहा था कि मेरा एक एनसीसी ऑफिसर था, उसका यूनिफ़ॉर्म देखता था। अभी तो आप लोगों को सब पता चल जाता है क्लिक ऑफ द बटन पे। आई होप आई एम ऑडिबल, सबको सुनाई दे रहा है ना? क्लैरिटी है ना? यस सर। सर। ओके। जी जब सर। मैं प्लस 2 में था, प्लस 1, प्लस 2 में था, तब एक एनसीसी अफ़सर था अपने कॉलेज में, उनको देख के प्रभावित होता था। मुझे पता नहीं था तब क्या करना है। मुझे यही पता था कि मतलब मुझे ऐसा नहीं कि ऐसा नौकरी नहीं चाहिए, ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए कि मैं ग्रेजुएशन करूँगा, सरकारी नौकरी जॉइन कर लूँगा, एक बंगला बना दूँगा, शादी कर लूँगा, गाड़ी ले लूँगा। नॉर्मल जो लाइफ़ होता है ना, ऐसा मुझे नहीं जीना था। मुझे कुछ हट के करना था, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना था। लेकिन पता नहीं था मैं क्या करूँगा, कैसे बढ़ूँगा आगे? क्योंकि जैसे मैंने बताया, उस टाइम पे इंटरनेट नहीं होता था, अवेयरनेस नहीं होता था। ख़ास करके साउथ इंडिया में ऐसा होता है कि फ़ौजी मतलब कुछ ज़्यादा लोग यहाँ से जॉइन करते नहीं थे। ओके, तो अवेयरनेस कम था। प्लस 2 जब खत्म होते-होते मैं पढ़ाई में भी ठीक-ठाक ही था, अच्छा कर रहा था पढ़ाई में, तो इंजीनियरिंग करने चला गया। वहाँ से मेरे गाँव से करीब 200 किलोमीटर दूरी पे दावणगेरी करके जगह है। वहाँ पे बापूजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है। वहाँ पे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए वहाँ पे चला गया। वहाँ पे भी मैं अपने एनसीसी ऑफिसर को देखता था, उसके साथ काफ़ी इंटरेक्शन होता था मेरा। मैं हालाँकि आउटडोर पर्सन था, एकेडमिक में भी ठीक-ठाक ही था, बट मुझे आउटडोर काम जो है वो ज़्यादा पसंद आता था कि बाहर जाना, कैंप के लिए जाना, ट्रेकिंग के लिए जाना, वॉकिंग के लिए जाना, जॉगिंग जाना, ऐसी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था मुझे। उसको देख के मेरा एनसीसी ऑफिसर कैंपिंग के लिए जब जाते थे, जब रात को जब हम बैठते थे वहाँ पे कैंप फायर लगा के,
तब वो अपने कहानी सुनाते थे कि मतलब ऐसे वॉर में ऐसा होता है, हमने लड़ाई ऐसे लड़ा था, ये चीज़ें होता है। तो उसको देख के मुझे लगा हाँ भाई, अगर मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है या कोई करियर चूज़ करना है, किसी मुझे मुझे कोई लाइफ बनाना है, तो ये है आई वांट टू डॉन द यूनिफ़ॉर्म। इसका मतलब है मुझे यूनिफ़ॉर्म पहनना है। तो वो मेरे मन में बैठ गया। तो अगले 4 साल तक मैं उसी जोश में लगा रहा कि कैसे न किसी तरीके से मुझे फ़ौज जॉइन करना है। तो इंजीनियरिंग खत्म हुआ, इंजीनियरिंग खत्म होते ही मेरे सारे जो ये है बात 96-97 की, जब हमने इंजीनियरिंग खत्म किया था, तो उस टाइम पे कंप्यूटर बूम आ रहा था। कंप्यूटर बूम के साथ ही साथ एक मैनेजमेंट सेक्टर भी बहुत बड़ी तरीके से खुल रहा था। आईआईएम्स मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जाना मतलब वहाँ पे वो क्रेज़ बढ़ रहा था तब, उससे पहले लोगों को पता नहीं था। तो मेरे सारे जो कोर्समेट थे इंजीनियरिंग जो साथ में हमने किया था, सारे बैंगलोर आके सेटल हो गए। सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई यूएस जाने की कोशिश कर रहा है, जेआरई, टोफल लिखने की कोशिश कर रहा है, जीमैट की तैयारी कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर कोर्सेज़ कर रहा है। बट मुझे ये था कि मतलब मुझे जब इंटरव्यू अटेंड करूँगा, तो अटेंड हो करूँगा तो वो ही फ़ौज का ही इंटरव्यू अटेंड करूँगा। तो पहला इंटरव्यू मैंने अप्लाई किया। तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यहाँ बैंगलोर में ही मैंने चॉइस भरा था कि बैंगलोर में मुझे चाहिए। बैंगलोर में मुझे कॉल लेटर आ गया। तो मैं जाके चला गया सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में। वहाँ जिस दिन मैं शाम को गया था, अगले 7 दिन तक अपना एक टेस्ट होने वाला था। तब मुझे पता नहीं था कि मतलब 7 दिन करते क्या है लोग? मतलब क्या-क्या टेस्ट पूछा जाता है, कैसे-कैसे कंडक्ट किया जाता है, मुझे कुछ पता नहीं था। जैसे वह सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर गया, मैं देखा कि मतलब 80 लोग आए हुए उसी कोर्स में हिस्सा लेने के लिए, सिलेक्शन के लिए एंड सब सारे कोई कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे हैं कि मतलब पहला दिन स्क्रीनिंग होगा, दूसरे दिन कैसे होगा, सिचुएशन एनालिसिस टेस्ट होगा, वर्ड टेस्ट होगा तो उसमें क्या लिखना है। वो लोगों को हालाँकि बहुत से लोग नॉर्थ इंडिया से आए हुए थे, उनको पता था कि उनके कोई रिश्तेदार फ़ौज में है, पिताजी फ़ौज में हैं, तो उनको सारा चीज़ पता था कि क्या होने वाला है। मुझे आई वाज़ क्लूलेस मुझे कुछ भी पता नहीं था कि आगे जाके मुझे क्या करना है वहाँ पे, कैसे इंटरव्यू देना है। बट मैंने उस रात को ये ठान लिया था कि जब मैं दिल से कोई चीज़ को चाह रहा हूँ, तो भगवान मुझे वो मेरा इंटरव्यू को देख लेगा। मुझे जहाँ तक हो सकता है इंटरव्यू में मुझे अच्छा परफ़ॉर्म करना है। यही सोच के मैंने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू शुरू कर दिया। तो नेक्स्ट डे सुबह हुआ स्क्रीनिंग प्रोसेस हुआ। स्क्रीनिंग प्रोसेस में तो लगभग 75% लोगों को निकाल दिया उन्होंने। 80 में से मतलब करीब 20 ही लोग बचे हुए थे, बाकी सब 60 लोगों को आउट कर दिया। उस 20 लोगों को अगले 5 दिन तक रिगरस सिलेक्शन प्रोसीजर हुआ। फाइनली जिस दिन अनाउंस हुआ पहला नाम अनाउंस हुआ, सेकंड नाम अनाउंस हुआ, तो मैं तो सोच रहा था कि 2 लोग ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं, मेरा सिलेक्शन तो कोई चांस नहीं है। तीसरा नाम जब नवीन नागप्पा करके उन्होंने अनाउंस किया, इतना खुशी हुआ मुझे, इतना खुशी हुआ, मैं सोच लिया कि मेरा लाइफ बन गया है। जो मैं चाहता था, जो मैं यूनिफ़ॉर्म पहनने की कोशिश कर रहा था, वो सपना सच होते हुए दिखाई दिया मुझे। तो ठीक है, वहाँ पे फिर वो अगले 5 दिन मतलब 1 हफ्ता गुज़र गया ऐसे। उसका नेक्स्ट वीक जो था पूरा मेडिकल्स होता है। पूरा मेडिकल्स कंडक्ट हुआ उसके बाद मुझे फाइनली सेलेक्ट हो गया मैं एंड लास्ट डे पे मुझे ये बोला गया कि आपको 4-5 महीने के अंदर आपको जॉइनिंग इंस्ट्रक्शंस आ जाएगा। आपने इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में जाके अपना आपको रिपोर्ट करना है। जब तक आपको वो जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन हम भेज देंगे। बहुत खुशी हुई मुझे बाहर आया पता नहीं आप लोगों ने कितने लोगों ने बैंगलोर देखा हुआ है। एमजी रोड मेन रोड है उसके बगल में जो कब्बन रोड है वहाँ पे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। वहाँ बाहर निकला, एमजी रोड में गया, कुछ देर ऐसा ही बैठा रहा कि मतलब ये मेरे साथ सच हो रहा है। मैं जो चाह रहा था वो ये सब सपना तो नहीं है। वो रास्ते पे मतलब उन्हों कोने में बैठ के मैं सोच रहा हूँ कि मतलब जो ये हो रहा है मेरे लाइफ में, ये सही है या नहीं है? ये सपना तो नहीं है, ऐसा तो नहीं मैं उठूँगा, आँख आँख खोलूँगा तो पता चले ये सपना था। तो काफ़ी देर तक बैठा रहा, फिर मुझे रियलाइज़ेशन आया, हाँ भाई ये मुझे सही में मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। घर पे फ़ोन करके बताया कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है एंड उसके बाद मैं अपने फ्रेंड्स के रूम में गया, जो कि वहाँ पे कोर्स करने वाले थे। काफ़ी सारे कोर्सेज़ कर रहे थे, काफ़ी सारे फ्रेंड्स वहाँ पे बैठे हुए थे। उनको जाके उस तब तक मैंने बताया नहीं था कि मतलब मैं फ़ौज जॉइन करने वाला हूँ। जब जाके मैंने उनको शाम को पार्टी के लिए बुलाया, शाम को ढाबा में चलते हैं, खाना-वाना खाएँगे। वहाँ पे जाके मैंने अनाउंस किया कि मुझे इंडियन मिलिट्री अकेडमी में जाना है, मैं फ़ौज के लिए सेलेक्ट हो चुका हूँ। यकीन मानिए उस टाइम पे मतलब 20-22 साल पहले ऐसा होता था कि मतलब फ़ौज इतना अच्छा पे भी नहीं करता था। मतलब पैसा उतना सैलरी उतना बढ़िया नहीं था, लोगों को अवेयरनेस नहीं था। तो सारे इंजीनियरिंग करने वाले इंजीनियरिंग करने के बाद उस टाइम पे इंजीनियरिंग करने के बाद लोगों का कुछ सपना होता है, कुछ एम होता है, कुछ एम्बिशन होता है कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, बड़े ओहदे पे जाना है।
तो ये सारे लोग मेरे जो कोर्समेट थे उसी चाह में थे। जब मैंने बताया कि मैं फौज ज्वाइन कर रहा हूँ, यकीन मानिए उनका कहना यही था कि मतलब नवीन व्हाट आर यू डूइंग विथ योर लाइफ? अपने ज़िंदगी के साथ आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? इतना अच्छा इंजीनियरिंग हमने फर्स्ट क्लास में पास किया हुआ है। आपके जो रिश्तेदार हैं काफ़ी सारे यूएसए में बसे हुए हैं। उनके साथ आप जाके वहाँ पे क्यों नहीं जाते? एमएस क्यों नहीं करते? आप क्या व्हाट आर यू गोइंग टू अर्न? कितना कमा लोगे आप? मुझे उनसे यही कहना था कि मतलब एट द एंड ऑफ द टेन्योर जब मैं जिस दिन फौज को जॉइन करूँगा, फौज से रिटायर हो जाऊँगा, तब मेरे पास हो सकता है कि बड़ा-सा बंगला ना हो, बड़ा शानदार गाड़ी ना हो। बट ये तो यकीनन है कि मतलब हर दिन मतलब आई विल अर्न एट लीस्ट 100 सैल्यूट्स अ डे। जब मैं फौज में रहूँगा, जब मैं यूनिफ़ॉर्म पहनूँगा, मुझे 100 लोग जब सैल्यूट करेंगे, जो सैल्यूट को मैं रिटर्न करूँगा, उससे ज़्यादा मुझे कमाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ मैंने उनको बोला। ठीक है, वो पार्टी उसके बाद उसके बारे में बात नहीं हो पाया। सबने खाना-वाना खाया, फिर वो लौट के आ गए, मैं हुबली चला गया, जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन आ गया। फिर मैं इंडियन मिलिट्री अकेडमी, मैं हुबली से दिल्ली के लिए ट्रेन में बैठा। दिल्ली ट्रेन के सफ़र में जो 2 ढाई दिन का जो ट्रेन का सफ़र है, उसमें भी मैं सोचता रहा, बाहर बैठ के खिड़की पे देखते हुए बोल रहा था कि मेरे साथ इस ज़िंदगी में जो मैं चाह रहा हूँ, वो होने वाला है। मैं इंडियन मिलिट्री अकेडमी जा रहा हूँ, मुझे यूनिफ़ॉर्म पहनने का मौका मिलेगा। बहुत खुशी हुआ, जाके इंडियन मिलिट्री अकेडमी जॉइन किया। एंड 1 साल एंड इट वाज़ अ रिगरस ट्रेनिंग, जो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये चीज़ करना पड़ेगा, वो सब फ़ौज में करवाते हैं। इट वाज़ वेरी रिगरस ट्रेनिंग, मतलब आपको पहला दिन आपको हो सकता है कि 8 घंटा सोने को मिले, उसके बाद धीरे-धीरे कम होता है, किसी दिन ऐसा होता है कि मतलब आपको 2 घंटे मिलेगा सोने के लिए, किसी दिन ऐसा होता है अगर हम कैंप में जाते हैं तो सोने का मौका ही नहीं मिलता, मतलब 24 आवर्स ड्यूटी लग जाता है। ये सब ट्रेनिंग करते-करते पता ही नहीं चला कि 1 साल कब खत्म हो गया। एंड फाइनली वो दिन आता है जब आप ऑफिसर कहलाते हो, जब आपका मतलब पासिंग आउट परेड होता है, आप चट्टूट बिल्डिंग के पूरा मतलब एक चक्कर ड्रिल बढ़िया-सा ड्रिल करते हो। ड्रिल करने के बाद एक जहाँ पे बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं आप फाइनल ड्रिल करके, उस स्टेप पे अंतिम पग लिखा हुआ है, द लास्ट स्टेप लिखा हुआ है। उस स्टेप को अगर मतलब उस सीढ़ी को अगर आप चढ़ के अगर आगे चले जाओगे, उसका मतलब है आपका ट्रेनिंग खत्म हो चुका है। उसके बाद आप आते हो, आप अपने लिए एक ओथ लेते हो, शपथ लेते हो कि मतलब देश की सुरक्षा मैं करूँगा। अगर मुझे इस देश की सुरक्षा, अखंडता को रखने के लिए मुझे जान भी देना पड़ेगा, वो भी देने के लिए राज़ी हूँ, करके हमें एक शपथ लेना होता है। शपथ के बाद जो मेरे कंधे पे यूनिफ़ॉर्म पहनने के बाद जो मेरे कंधे पे जो लेफ्टिनेंट का स्टार, 2 तारे होते हैं यहाँ पे, दोनों तरफ कंधे पे दोनों तारे होते हैं, उसके ऊपर कवर है, उसके ऊपर वो ढका होता है कवर से। एंड फाइनली जब आपके पेरेंट्स आपके आते हैं, माता-पिता आपके आते हैं, वहाँ पे जब उस कवर को हटाते हैं, तो आपके कंधे पे 2 स्टार दिखाई देते हैं। यकीन मानिए दैट इज़ द मोमेंट ऑफ योर लाइफ। मुझे उसके बाद ऐसा लग रहा था कि मुझे इस ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। मुझे जो हासिल करना था मैंने वो हासिल कर लिया है। मेरे कंधे पे 2 स्टार्स आ गए। मैं ये अपने आप को कह रहा था मतलब देयर मे बी थाउज़ेंड्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई, 2 स्टार्स ऑन माय शोल्डर आर बेटर देन थाउज़ेंड्स इन द स्काई। हो सकता है कि मतलब बहुत से सितारे हो आसमान में, मेरे कंधे पे जो 2 सितारे हैं, 2 वो मेरे पेरेंट्स ने जो खोला है, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि 2 स्टार्स ऑन माय शोल्डर आर बेटर देन थाउज़ेंड्स इन द स्काई। तो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मुझे एक यूनिट दिया गया। हर एक अफ़सर को, सैन्य अधिकारी को एक यूनिट दिया जाता है। मेरे लिए यूनिट दिया था 13th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। 13th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, ये यूनिट का नाम है। वहाँ पे मुझे जनवरी 99 सोपोर एक जगह है, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर से करीब 40-50 किलोमीटर दूरी पे सोपोर करके एक जगह है, वहाँ पे मेरा पोस्टिंग हो गया। तो मैं जनवरी 1999 में मैं 13th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स सोपोर में जाके जॉइन कर गया। जब भी कोई ऑफिसर कोई यूनिट में जॉइन करता है, उसे एक बड़ी दिया जाता है। बड़ी मतलब एक आपके साथ जोड़ीदार दिया जाएगा। जोड़ीदार इसलिए है कि मतलब हम दोनों का ऐसा हो जाता है कि मतलब हर हर एक काम हमने साथ में मिल के करना है। सो दैट वो अटैचमेंट बन जाता है। वो एक कैमराडरी बन जाता है कि आप अटैक के लिए जा रहे हो तो दोनों साथ मतलब पूरा टीम रहेगा। आप दोनों अंदर जाओगे, दोनों बाहर आओगे एक साथ। इसका कारण इसका एक कारण ये होता है कि जो भी आप अटैक करते हो, एम्बुश करते हो, मिलिटेंट हाइडेआउट को बर्स्ट करने के लिए आप रात में फॉरेस्ट के अंदर जाते हो, पहाड़ी पे चढ़ने जाते हो। बाय चांस किसी को अगर फायरिंग स्टार्ट हो गया, किसी को गोली लग गया, रात के अंदर मेरे अंधेरे में हो सकता है कि कोई आपको नोटिस ही ना करे किसी को चोट लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं पेस में जाते हैं। मेरे साथ जोड़ीदार जो है मेरे साथ में ही रहेगा बिल्कुल,
ताकि मुझे चोट लग गया तो उसको पता चलेगा, और अगर उसको पता चल गया तो मुझे उसको चोट लगा तो मुझे पता चल जाएगा। तो ऐसे हम पेयर्स में ऑपरेट करते हैं। मेरे लिए जो बड़ी दिया था उसका नाम था श्याम सिंह। श्याम सिंह हिमाचल प्रदेश का था, मैं इसको श्यामे श्यामे करके बुलाता था। तो जनवरी 99 से लेके मई 99 तक, मतलब अगले 5 महीने हम जो आतंकवादी जो घटनाएँ होती है उसको कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए, आतंकवादी को पकड़ने के लिए, उनका हाइडआउट्स जो होते हैं उसको बस्ट करने के लिए, अगर कोई इंटेलिजेंस गैदरिंग है, इंटेलिजेंस कोई रिपोर्ट आने वाला है, कोई मिलिटेंट्स आने वाले हैं, किसी रूट से आने वाले हैं, उसको पता करना, ये अपना काम था, जिसको हम बहुत अच्छी तरह से निभा रहे थे। मई की बात है जब ये कारगिल युद्ध शुरू हो जाता है मई 99 में। जैसे ही कारगिल शुरू होता है, तो हमें यूनिट को ये आदेश मिलता है कि 48 आवर्स 13th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को आदेश मिलता है कि आप 2 दिन के अंदर 48 आवर्स के अंदर आपने पूरा उस चीज को समेटना है। वहां से हट के आपको लाइन ऑफ कंट्रोल कारगिल सेक्टर में आना है। तो हम सारे पूरा पैकिंग वैकिंग कर लिया, आर्म्स एंड एम्युनिशन जो अपना हथियार है वो कलेक्ट कर लिया, एम्युनिशन होता है, विंटर क्लोथिंग होता है, वो सब कलेक्ट करके हम श्रीनगर क्रॉस कर लिया। क्रॉस करने के बाद जोजिला पास है उसको क्रॉस कर लिया, उसके बाद हम कारगिल पहुंच गए। जब भी मैं अपना ये ऐसा एक ये शेयर करता हूँ लोगों से, तो लोग मेरे से पूछते हैं कि मतलब आप एक सेक्टर में थे, आप एक कहीं किसी एक जगह पे बैठे हुए थे, आपको पूरा यूनिट को युद्ध के क्षेत्र में बुला गया, आप लोगों को डर नहीं लगा, आप कैसे लगा था, फीलिंग क्या था, आपको क्या सोच रहे थे, मन में क्या चल रहा था, माँ बाप के बारे में चिंता नहीं हुआ, अगर वहां पे जा रहे तो युद्ध में अगर कुछ हो गया उसका चिंता नहीं हुआ क्या? बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि उसको आपको बैकग्राउंड समझने की जरूरत है। कारगिल युद्ध क्यों हुआ, किस लिए हुआ, उसका कारण क्या है, वो थोड़ा-सा ब्रीफ में बताना चाहूँगा। अ, बहुत ज़्यादा ब्रीफ में जाने की बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं है कि हमने भारत ने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था। व्हाट यू कॉल इट्स एन न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था। तो हमने जब किया तो पाकिस्तान ने भी कर दिया। तो वो सब विल नॉट गो इंटू दैट, इतने पीछे नहीं जाएँगे। मेरा कहने का ये मतलब है श्रीनगर टू लेह जो हाईवे है, वो करीब 400 किलोमीटर का रास्ता है। बहुत पहाड़ी इलाका है। तो हम क्या करते हैं, सारा पहाड़ी को इंडियन आर्मी ऑक्यूपाई नहीं करके बैठ सकता, कि कुछ सिलेक्टेड है जो कि हाईवे के साथ लगा हुआ है उसको ऑक्यूपाई करता है, नहीं तो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है उसको ऑक्यूपाई करके बैठता है। अगर वो एक पोस्ट के ऊपर, एक पहाड़ के ऊपर अगर 10 लोग बैठे हुए मान लीजिए, तो उनको जो हम है खाना जो पहुंचाना है, मेडिसिन जो पहुंचाना है, आर्म्स एंड एम्युनिशन जो पहुंचाना है, वो नीचे से हफ्ते में एक बार एक टीम जाता है, ऊपर उनको वो सामान पहुंचा के नीचे आता है। मतलब हर हफ्ते में ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। आप उसके टेरेन के बारे में जानते हो, जम्मू एंड कश्मीर का वेदर के बारे में जानते हो, कारगिल के बारे में, लेह के बारे में आपने सुना ही होगा कि कितना बर्फबारी होता है वहाँ पे, कितना बर्फ गिरता है। तो एक समय ऐसा आ जाता है कि लोगों को आने-जाने में दिक्कत होने लगता है। जब आइस गिरने लगेगा, जब स्नो गिरने लगेगा, तो वो आना-जाना वो कट जाता है रास्ता। इसलिए हम क्या करते हैं, विंटर में उसको वेकेट करते हैं, उसको खाली करके नीचे आते हैं। जब स्नो पिघलने लगता है, हम वो अपने-अपने पोस्ट पे जाके बैठ जाते हैं। ये सालों-साल ये ऐसे ही चला आ रहा था। जैसे इंडियन आर्मी करता था कि विंटर में उस पोस्ट को हम विकेट करके नीचे आते थे, वैसे पाकिस्तान आर्मी भी उसको वेकेट करके नीचे चला जाता था। एंड जैसे स्नो मेल्ट होना शुरू होता है, अपने-अपने जगह पे आके हम लोग बैठ जाते थे। ये बहुत सालों से ऐसे ही चल रहा था। बट 99 में 99 में उन्होंने क्या किया, हमको धोखा देते हुए वो उन्होंने पाकिस्तानियों ने अपने पोस्ट को ऑक्यूपाई करने के बजाय हम हमसे पहले अपने पोस्ट में, मतलब भारत के जो लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर जो पोस्ट है, उसके अंदर आके अपने पोस्ट को ऑक्यूपाई करके बैठ गए। जब ये इंडियन आर्मी को पता चला कि मतलब ऐसे इंट्रूजन हुआ है, कुछ लोग आके अपने पोस्ट पे और ऑक्यूपाई कर लिया है, तो इंडियन आर्मी में डिसाइड किया कि इंटेलिजेंस गैदर किया जाए। उस टाइम पे इंटेलिजेंस नहीं था, या अपना ड्रोन टेक्नोलॉजी नहीं था, इतना इतना अच्छा अपने पास सैटेलाइट भी नहीं थे 20-22 साल पहले। तो हमने क्या सोचा कि भारतीय सेना ने सोचा एक टीम को भेजा जाए, टीम जाके जगह-जगह पे जाके देख के उसका एक रिपोर्ट लेके आएगा कि वहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं। तो फर्स्ट टीम टीम जो निकला था, पहला जो टीम निकला था ऐसे बजरंग पोस्ट पे निकला था, कि बजरंग पोस्ट पे उनको जाना था, वहां पे जाके वहां पे कितने एनिमीज बैठे हुए हैं, उनके पास क्या क्या हथियार है, वो सब उनको उनको इंटेलिजेंस गैदर करके उसका इंटेलिजेंस उनको नीचे ले जाकर उनको बताना था। उनका काम लड़ाई लड़ना नहीं था। तो इसलिए भारतीय सेना ने क्या किया, 5 लोगों को भेजा, 5 ही लोग। एक अफसर था उसमें, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया। सौरभ कालिया
प्लस 4 अदर मैन, 4 और लोगों, टोटल 5 लोगों को ये बोल के भेजा गया कि आप ऊपर जाइए, इंटेलिजेंस गैदर करके वापस नीचे आ जाइए। तो ये 5 ही लोग थे। उनका काम ये नहीं था लड़ाई लड़ना, तो मिनिमम जितना हो सकता है उन्होंने आर्म्स एंड एम्युनिशन, हथियार और एम्युनिशन मिनिमम क्वांटिटी में लेके ऊपर चढ़ने लगते हैं बजरंग पोस्ट के ऊपर। वो यूनिट था 4 जाट रेजिमेंट। तो ये चढ़ते-चढ़ते ऐसे एक समय आ जाता है कि वो एक ट्रैप में फँस जाते हैं। वो चढ़ते बजरंग पोस्ट पे वो चाहते थे कि मतलब नज़दीक के जाके उनका इंटेलिजेंस गैदर करें ताकि अच्छी तरह के पता चलेगा उन्होंने क्या-क्या पोस्ट ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो एक समय ऐसा आया कि वो अंदर जब जाते हैं इनको ट्रैप कर लिया गया। ट्रैप करने के बाद उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गोलाबारी शुरू हो गया। कुछ रिपोर्ट ये भी कहता है कि अपने 5 ही बंदे थे, बट पहाड़ी के ऊपर जो बैठे हुए थे पाकिस्तानी लगभग 80 लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। तो ये 5 लोग कितनी देर तक लड़ाई लड़ पाते? तो जितना हो सकता था, जितना उनके पास आर्म्स एंड एम्युनिशन था, तब तक वो लोग लड़ाई लड़ते रहे। बट एक समय ऐसा आया कि उनके पास जितना हथियार था, कितना गोला बारूद था, वो पूरा एग्ज़ॉस्ट हो गया, पूरा खत्म हो गया। तब पाकिस्तानियों ने क्या किया, उनको एनसर्कल कर लिया, उनको वो सराउंड कर लिया। सराउंड करने के बाद इनको प्रिजनर ऑफ वॉर, युद्ध बंदी, जो हम प्रिजनर ऑफ वॉर बोलते हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर लिया गया। इनको कैप्चर कर लिया इन 5 लोगों को। दोस्तों, आपको ये सोचने की ज़रूरत है, आपको ये समझने की ज़रूरत है, अगर आप 2 दिन तक आपको खाना नहीं मिलेगा, तो आप लोग क्या करोगे? अगर आपको 2 हफ्ते तक नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगे? आपको 21 दिन तक मतलब लगभग 3 हफ्ता आपको खाना नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगे? एंड अगर 3 हफ्ते तक अगर आपको बुरी तरीके से परेशान किया गया, आपको बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया, तो आप सोच सकते हो ये जो 5 लोग थे, किस किस यातना से गुज़रे होंगे। ये 21 दिन के बाद 21 दिन मान यकीन मानिए 21 दिन के बाद जो इन 5 सोल्जर्स इंडियन सोल्जर्स का जो डेड बॉडीज़ है, वो वापस इंडियन आर्मी को हैंड ओवर किया गया। इट वाज़ लाइक शॉक टू द नॉट ओनली टू द इंडियन आर्मी, पूरा वर्ल्ड को शॉक लगा था कि एक इंसान के साथ लोग ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं। उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये पता चला, उनका स्कल जो है, उसका जो सर का जो ऊपर का हिस्सा है स्कल, वो फ्रैक्चर हो चुका है। उनके जो आँखें हैं उसको निकाल लिया गया है, उनको होंठ काट लिया गया है, उनको दाँतों को तोड़ा गया है। जो हॉट आयरन रॉड जो होते हैं, रॉड को गरम कर करके उनको कानों में घुसाया गया है। सिगरेट से उनको पूरा बुरी तरीके से बॉडी के ऊपर जलाया गया है। तो इतना सब कुछ करने के बाद जब उस लाइफलेस बॉडी मतलब उस उसमें कोई जान बचा ही नहीं था, तब उनको गोली मार के पॉइंट ब्लैंक रेंज में गोली मार के उनको वापस शव के रूप में भारतीय सेना को वापस सौंपा गया। जो भी एक एक अगर कोई इंडियन आर्मी सोल्जर मरता है, तो वो दुखदायक है, बहुत दुःख होता है। बट मेरे लिए एक पर्सनल लॉस था, क्योंकि लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया मेरे कोर्समेट से मेरे मेरे साथ ही पढ़े हुए थे, मेरे साथ उन्होंने हम दोनों अकेडमी इंडियन मिलिट्री अकेडमी दोनों साथ में गए हुए थे, साथ में ट्रेनिंग किया था, साथ में पास आउट हुए थे हम लोग 12th दिसंबर को। वो एक रेजिमेंट में चले गए, मैं एक रेजिमेंट में चला गया। तो उसको सुनने के बाद मुझे तो बहुत दुःख हुआ, मतलब बहुत ही ज़्यादा दुःख हुआ। उस टाइम पे मतलब अपना चीफ ऑफ वो कारगिल की लड़ाई की शुरुआत थी। तो पूरा भारतीय सेना ने तब अपने आप को ये बोला, द स्ट्रॉन्गर यू हिट अस, द हार्डर वी आर गोइंग टू बाउंस बैक। मतलब आप जिस तरीके से हमें दबाने की कोशिश करोगे, उतनी तेजी से हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। अपना जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था उस टाइम पे जनरल वीपी मलिक, जनरल वेद प्रकाश मलिक सर, वो आते हैं कारगिल में। हम सबको एड्रेस करते हैं, हम सबको ये बोला जाता है कि पूरा ब्रीफिंग के बाद वो एक शब्द बोलते हैं, एक सेंटेंस बोलते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तानियों ने पहला गोली उन्होंने चलाया है, बट आखिरी गोली गोली हम चलाएँगे। इसका मतलब है अपना जीत अपना होगा। आप आप इस वॉर को 99 की वॉर को आप सब लोग कारगिल वॉर के नाम पे जानते हो। बट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि उसको भारतीय सेना ने उसको एक ऑपरेशन नाम दिया था, उसका नाम था ऑपरेशन विजय। मतलब विजय अपना हासिल करके ही छोड़ेंगे। वो युद्ध शुरू होने से पहले ही हमने ये तय कर लिया था कि हमें ये युद्ध जीतना है, इसलिए हमें ऑपरेशन विजय उसको नाम दिया था। तो ये आप सोच सकते हो कि भारतीय सेना ने किस मेंटालिटी से अंदर घुसे हुए घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने के लिए कैसे पहले ही उन्होंने हमने प्लान बना लिया था। तो कारगिल युद्ध ऐसे शुरू हुआ था कि उसमें मेरा तो एक छोटा-सा रोल है। मेरा यूनिट का भी एक छोटा-सा रोल है, हालाँकि बड़ा भी रोल बोल सकते हो क्योंकि 2 परमवीर चक्र मिलने वाला एक पहला लौता यूनिट है वो। बट काफ़ी लोगों ने उसपे हिस्सादारी लिया हुआ है।
बहुत सारे लोगों ने हिस्सा किया, पार्ट लिया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने अटैक किया हुआ है, बहुत सारी यूनिट ने उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। लगभग 10 यूनिट को ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव यूनिट साइटेशन भी मिला हुआ है। मेरा जो यूनिट था 13th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो 2 अटैक के ऊपर है। पहला वाला था 0.5140, नेक्स्ट था 4875। 5140 का मतलब ये है कि वहां पे जैसे मैंने बताया बहुत सारा पहाड़ी इलाका है, तो हम हर एक पहाड़ के ऊपर नाम नहीं ले सकते। टाइगर हिल एक नाम है, आपको पता होगा टाइगर टाइगर हिल में अटैक हुआ था। टाइगर हिल एक नाम है। इतने पहाड़ होने की वजह से हम हर एक का नाम नहीं रखते। तो उसको उस पहाड़ को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? वो सी लेवल से कितना एल्टीट्यूड पे है, समुद्र तीर से मतलब सी लेवल से कितने एल्टीट्यूड पे है, उतना एल्टीट्यूड को हम मैप में मार्क करते हैं। 5140 का मतलब ये होता है 5140 मीटर्स अबो सी लेवल, तो लगभग 16,000 फीट मान के चलिए आप। उतने हाइट पे हमने अटैक करना था। तो पहला अटैक के लिए लोगों को चुना गया, मेरा कमांडिंग ऑफिसर ने चुना। फर्स्ट अटैक जो लीड कर रहे थे वो कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन संजीव सिंह जामवाल। ये 2 अफसर अपनी अपनी टीम के साथ उनको टास्क किया गया कि आप 0.5140 का दो हिस्सा है, उनको हिस्से को बांट के उनको बोला गया कि 5140 के आप दोनों अफसर, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन संजीव सिंह जामवाल, उन दोनों को अटैक करना था। तो 19 जून जून 19 1999 को ये अटैक शुरू होता है। इतना इतना बढ़िया तरीके से इन लोगों ने अटैक को लॉन्च किया। मतलब 48 आवर्स के अंदर, 48 आवर्स मतलब 2 दिन के अंदर उसके ऊपर हमने जीत हासिल कर ली। मैं उसमें रिजर्व में था। अगर कैप्टन विक्रम बत्रा या संजीव सिंह जामवाल को भगवान न करे कुछ हो जाता, तो मुझे वहां पे लड़ाई में जाना था। अदरवाइज मैं तो रिजर्व में बैठा हुआ था। तो मैं कभी-कभी ये सोचता हूँ उसको जीतने के बाद 5140 जब हमने जीत लिया, आप ये सोच के देखिए विक्रम बत्रा उसका उम्र क्या था उस टाइम पे 24-25 इयर्स का युवक होगा। हम हमें कोई तकलीफ हो जाता है, हमें कोई बुखार आ जाता है, जुकाम आ जाता है, कोई चोट लग जाता है, कोई भी तकलीफ हो जाता है, हम ये सोचते हैं कि मतलब जितना जल्दी हो सके उसको निकालें, इसको जल्दी वो खत्म कर दे, कि मतलब उससे बाहर आए, उससे निकल के हम लोग बाहर आए। 5140 अटैक में इतना मतलब आपको इतना तेजी से वहाँ पे हवा चलता है, इतना रेरिफाइड एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे साँस लेना मुश्किल हो जाता है। उस पे अगर पहाड़ को ऊपर अगर ने चढ़ना है, तो मतलब ऐसा नहीं कि आप चल के जा रहे हो, दोनों मतलब दोनों पैर, दोनों हाथ से चढ़ना पड़ता है। इतना इतना तकलीफ के बाद फिर भी मतलब इसका आपकी जान की परवाह न करते हुए, पहाड़ के ऊपर जो है, वो पाकिस्तानीज़ बैठे हुए हैं, एनिमी बैठा हुआ है, वो बंकर के अंदर बैठा हुआ है, आप ओपन में हो, आपको पता नहीं कि कौन-सा आपका आपने पैर रखा, हो सकता है वहाँ पे माइन लगा वो फट जाए। आपको पता नहीं कि मतलब आप कहीं बंकर के पीछे बैठे हो, वहाँ पे एक शेल आके गिरेगा, आपको आपको पूरा पत्थर के साथ उड़ा देगा। आपको पता ही नहीं क्या होगा, क्या अगले क्षण में क्या होने वाला है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस पूरा वहाँ पे जो 5140 में जो लोग आतंकवादी बैठे हुए थे, जो पाकिस्तानी सैनिक बैठे हुए थे, उन सबको मिटाने के बाद, सारा बंकर को डिस्ट्रॉय करने के बाद, अगर कोई व्यक्ति पहाड़ के ऊपर बैठ के बोल सकता है कि ये दिल मांगे मोर, आप सोच के देखिए उस व्यक्ति का व्यक्तित्व होगा कैसे? मतलब इतना सब कुछ सहने के बाद वो बोलते हैं कि मुझे और चाहिए ये दिल मांगे मोर। मुझे पता नहीं आप लोगों ने कितने लोगों ने बरखा दत्त का इंटरव्यू देखा हुआ है। जिस टेंट में कैप्टन विक्रम बत्रा बैठे हुए जिसका इंटरव्यू चल रहा है, बरखा दत्त उनका इंटरव्यू ले रही थी उस टाइम पे, उसमें उस टेंट में मैं बैठा हुआ था। उस वीडियो रिकॉर्डिंग आप यूट्यूब में जाके देखोगे तो आज भी आपको मिलेगा। वहाँ पे कैप्टन विक्रम बत्रा यही बता रहे हैं कि मतलब माय चार्ज वर सो चार्ज्ड अप, दैट मीन्स मेरा टीम इतना चार्ज अप हो रखा था कि मैं मुझे और बंकर चाहिए था, मुझे और जगह मतलब और अटैक में हिस्सा लेना था और एरिया कैप्चर करना था, ऐसा आदमी था वो। तो ये हमने वो पूरा पोस्ट को ऑक्यूपाई कर लिया, 5140 को ऑक्यूपाई कर लिया। एक दूसरा टीम को हमने ऊपर बुलाया, वो टीम को हमने वो पहाड़ी हैंडओवर किया, वो रख-रखाव के लिए, देखभाल के लिए, तो हम नीचे आ गए। जैसे हम नीचे पहुँचे, तो एक बड़ा ऐसा मतलब सेलिब्रेटरी मूड था, यूनिट में बड़ा खुशी का माहौल था। हम लोग सोच रहे थे कि मतलब हमने एक एक बैटल को जीत लिया है एंड द बेस्ट पार्ट ये था बहुत अच्छा बात ये था कि अपना कोई कैजुअल्टी नहीं हुआ था, अपनी तरफ से मतलब अपने यूनिट में कोई कैजुअल्टी नहीं हुआ था। तो इससे बढ़िया बहुत अच्छी बात क्या हो सकता है, इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है? तो हम लोग सेलिब्रेटरी मूड में थे, अच्छा खुशी मना रहे थे। बट कोने में जाके मैं सोच रहा था, भगवान मुझे क्यों नहीं मौका मिला है? मुझे भी वहाँ पे युद्ध के मैदान में रहना था। इतना नज़दीक हूँ, 1971 में
पिछला लड़ाई लड़ा है, 99 के अभी एक युद्ध छिड़ा हुआ है, मैं इतना नजदीक में हूँ, बैटल मेरे आंखों के सामने हो रहा है, बट फिर मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान मुझे मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो? मुझे भी मौका मिलना चाहिए, मुझे भी युद्ध में जाना है। तो आप वही बोलते हैं ना कि मतलब जो आप दिल से चाहते हो तो भगवान शायद उसको सुन लेता है और आपको वो चीज़ हासिल हो जाती है, वो मिल जाती है। जैसे तब मैं सोच रहा था, तब अपने यूनिट को एक और मैसेज आता है कि आपको नेक्स्ट अटैक के लिए रेडी रहना है, आपको नेक्स्ट अटैक करना है 4875 पे। 4875 एक बड़ा-सा फीचर है, वहाँ पे हमने अटैक करना था। जय हिंद सर। हाँ जी सर। जय हिंद सर। हाँ जी, एनी क्वेश्चन्स? एनी क्वेश्चन नहीं, अभी ज्वाइन किया है मैंने, इसलिए मैंने कहा जय हिंद बोल दूं। अच्छा, वेलकम, वेलकम, वेलकम भरद्वाज जी। ओके, वेलकम। ओके, कंटिन्यूइंग, मुझे 4875 पे अटैक करने के लिए यूनिट को टास्क मिला कि हमें 4875 पे अटैक करना है। तो 4 जुलाई 1999, जिसको हम डी डे बोलते हैं, जुलाई 4 तारीख को हमने अटैक को लॉन्च करना था, हमने अटैक को शुरू करना था। आप लोगों ने बहुत मूवीज देखा होगा, बहुत किताब पढ़े होंगे, आप लोगों ने टीवी देखा होगा कि युद्ध छिड़ जाता है, गोला बारूद होता है, किसी को चोट लगता है, कोई शहीद हो जाता है, कोई एक टीम जीत जाता है, कोई एक टीम हार जाता है, ये सब आपने देखा होगा। बट आपको ये पता नहीं होगा कि एक सोल्जर का सोच क्या होता है, युद्ध में जाने से पहले सोल्जर का मेंटालिटी कैसे होता है, सोच कैसे होता है, ये इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। 4 तारीख जुलाई 99 को हमने अटैक लॉन्च करना था। 4 तारीख दोपहर को मैंने अपने साथियों के साथ बैठ के खाना खाया, जो अपना टीम था। एक कंपनी में लगभग 100 से 120 लोग होते हैं। मुझे उस टीम को लीड करना था, उनको लेके जाना था। तो उनके साथ बैठ के मैंने दोपहर का खाना किया, लंच किया उनके साथ और उनको यही बार-बार यही बोलने की कोशिश कर रहा था, यही उनको समझा रहा था कि एक ऐसा मौका आया हुआ है कि मतलब पूरा हिंदुस्तान हमें देख रहा है। हमें अपनी नज़रों से देख रहा है कि मतलब ये लोग हैं जो कुछ कर पाएँगे। पूरा होप्स, इंडिया का जो होप्स है, आर्मी का जो होप्स है, वो पूरे इस वक़्त पे हम 120 लोगों के ऊपर पूरी दुनिया, मतलब पूरी इंडियन सिटीज़न्स के अपने ऊपर ये होप है कि हम लोग जाके कुछ करेंगे। ऐसा अवसर अपनी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। हमें किसी भी तरीके से कम व्हाटएवर द कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी उसके फायदे हैं, जो भी नुकसान है, जो हमें उसको नुकसान सहना पड़ेगा, वो सब हमें मंजूर है। बट 4875 पे हमने फतेह हासिल करना है, वहां पे जाके हमने तिरंगा गाड़ना ही गाड़ना है। ये मैं उनको समझा रहा था। उसके बाद एक जैसे शाम होने लगता है, तब तब शुरू होता है जो फॉर्मेलिटीज होते हैं, वो शुरू हो जाते हैं। हर एक यूनिट का अपना अपना फॉर्मेलिटीज है। अपने अपने यूनिट में एक फॉर्मेलिटी है कि हम अनपोस्टेड लेटर्स बोलते हैं। अनपोस्टेड लेटर्स का मतलब ये होता है, मुझे 120 लोग, अपने जो मेरा जो साथी है, 120 लोगों को सामने खड़ा करके ये बोलना है कि आप अपना एक लेटर लिख के रखिए। जिसको भी आपने एड्रेस करना है, उसको एड्रेस करके आपने एक पत्र लिखना है, एक लेटर लिखना है। अगर आप युद्ध से वापस आ जाते हो, वो लेटर आपको वापस दिया जाएगा। बाय चांस अगर आपको कुछ हो जाता है, तो आपको आपका जो पत्र है, आपको जो लेटर है, आपने जिसको भी एड्रेस किया हो, उसको आपको पहुँचा दिया जाएगा। आपको बड़ा सिंपल लग रहा होगा, बट ये सोच के देखिए, मेरा उम्र क्या था, 24-25 इयर्स का था, 6 महीने का एक्सपीरियंस है। उनको 100 लोगों को सामने खड़ा रह के उनको ये बोलना कि हो सकता है आप युद्ध से वापस नहीं आओगे, इसका मतलब है युद्ध में आप मर भी सकते हो। इतना इतना कहने के लिए बड़ा हिम्मत चाहिए होता है, बड़ा जिगर चाहिए होता है कि मतलब उनकी आँखों में डाल के ये बताना, आँखों में आँखें डाल के ये बताना कि आप युद्ध से हो सकता है, युद्ध के दौरान आप शहीद हो जाए। बट एक फॉर्मेलिटी है, बताना पड़ता है। काफ़ी लोगों ने लिखा, काफ़ी लोग साइड में गए, लेटर लिखा, डिपॉज़िट किया, मैंने भी लेटर लिखा। बट आप 1 मिनट पॉज़ करके एक बार सोच के देखिए कि मतलब आपको टच वुड ऐसे किसी को ये ऐसा एक परिस्थिति आना नहीं चाहिए। बट उसके मन में क्या क्या सोच रहे होंगे वो लोग? क्या मतलब आपको एक लास्ट मैसेज है, मतलब आप एक अल्टीमेट फाइनल आपको एक मैसेज देना है, तो आप लिख रहे हो उसपे, क्या लिखोगे आप? माता-पिता को लिखोगे, वाइफ को लिखोगे, बच्चों को लिखोगे, ये सब ये सब चीज़ें ना जो लोग में पता नहीं चलता कि मेंटालिटी क्या होता है सोल्जर का। तो काफ़ी लोगों ने लिख के डिपॉज़िट किया, हमने भी लिख के डिपॉज़िट किया। तो नेक्स्ट चीज़ जो होता है, वो होता है कि जितने अपने बिलॉन्गिंग्स है, मेरा आई कार्ड हो गया, आइडेंटिटी कार्ड हो गया, मेरा पर्स हो गया, मेरा लॉकेट अगर पहना हुआ है, वो सब हमें जमा करना होता है।
जमा हम इसलिए करते हैं कि युद्ध के टाइम पे हम वॉलेट लेके चले गए, आइडेंटिटी कार्ड लेके चले गए, तो पकड़े गए, युद्ध बंदी लिया गया, तो हमें पूरा पता चल जाएगा, नाम क्या है, रैंक क्या है, यूनिट क्या है, सब पता चल जाता है। तो इसलिए हम ऐसे चीज नौबत नहीं आना चाहिए, इसलिए से हम डिपॉजिट करते हैं। अगेन आप सोच रहे होंगे कि उसमें कौन सी बड़ी बात है, बट ये सोचिए, मैंने अपने सोल्जर्स को वहां पे साइड में कोने में जाके अपना पर्स निकाल रहे, अपना वॉलेट निकाल रहे, पर्स में हो सकता है उनका माँ बाप का फोटो हो सकता है उनके बच्चों का फोटोग्राफ हो सकता है उनके वाइफ का फोटोग्राफ हो, उसको बहुत बारीकी से देख के उनके आंखों में आंसू निकल रहे। आप सोच के देखिए, हजारों मील अपने घर से दूर, हजारों मील अगर उनको अंतिम सांस लेने की नौबत आएगा, तो उनके परिवारजनों से बात करना तो दूर, उनको देख भी नहीं सकते। ऐसे हालत में उनको आखिरी सांस लेना पड़ेगा। तो फिर भी आंखों में आंसू आते थे, हमने पूरा डिपॉजिट किया। डिपॉजिट करने के बाद मेरा जो हेल्पर था, मेरा जो बड़ी था, जो मेरे साथ में जो काम कर रहा था, मेरा बड़ी, जो यूनिट में जाते ही मेरा हमने साथ ये किया था, श्याम सिंह जिसकी मैं बात कर रहा था, शामे शामे, उसको लगभग 3 दिन से बुखार था। वो बुखार पूरी तरीके से उतरा नहीं था। तो मैंने उसको मैसेज दिया था कि श्याम सिंह युद्ध में नहीं आएगा, शामी युद्ध में नहीं आएगा, हमें पता नहीं कितना दिन लगेगा, तो उसको रेस्ट लेने दीजिए। मैंने अपने सीनियर जीएसओ को बोला, तो सीनियर जीएसओ ने हो सकता है उसको जाके बोला होगा कि नवीन साहब ने आपको युद्ध में आने से मना किया हुआ है, आप रेस्ट लीजिए, आप नीचे ही रहिए। तो जैसे उनको ये पता चला, वो दौड़ के मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कोट अनकोट ही, वो बोलते हैं कि साहब अच्छे दिन में आपके साथ था, अभी बुरा वक्त आया हुआ है, मैं आपको अकेला कैसे छोड़ दूं? भगवान ना करे आपको युद्ध के मैदान में कुछ हो गया, तो जिंदगी भर मैं अपने घर में, अपने पलटन में मुंह कैसे दिखाऊंगा? तो ये मतलब 6 महीने के अटैचमेंट देके, मतलब 6 महीने के अंदर वो चाहिए तो वो रुक सकता था, पीछे रह सकता था। आराम आराम से उसको वहाँ पे नीचे बैठ सकता था, कोई जान-मान का खतरा नहीं था। बट फिर भी वो चाहता था कि वो मेरे साथ चले, मेरे साथ जाके लड़ाई में हिस्सा ले। तो उसका कमिटमेंट देख के मैंने हाँ बोल दिया, वो भी रेडी हो गया। तो फाइनली शाम अंधेरा होने वाला था, एक पंडित जी होता है हर एक यूनिट में, पंडित जी ने हवन किया। हवन करने के बाद मेरे को आके तिलक लगाया, मेरा वेपन जो मैं AK-47 ले रहा था, उसको भी तिलक लगाया। तिलक लगाते-लगाते उसने ये बोला कि साहब, आपको बहुत आगे जाना है, हिम्मत नहीं हारना। मुझे पता नहीं चला वो ये क्यों बोल रहा है, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, उसका मतलब क्या है, मुझे तब पता नहीं चला। तो लास्ट में क्या होता है कि जो युद्ध में जाने वाले होते हैं, उसके अलावा बाकी जितने भी सैन्य अधिकारी अफ़सर्स हैं, वो एक लाइन में खड़े रहते हैं, आपको सबसे जाके मिलना है। मैं कमांडिंग अफ़सर जो था, मेरा जो कमांडिंग अफ़सर था कर्नल जोशी, उनके पास गया, उन्होंने हैंडशेक किया, ऐसे हैंडशेक करने के बाद ऐसे गले लगा। गले लगने के बाद ये बोला, "नवीन, यू टेक केयर ऑफ अ मैन, मैन विल टेक केयर ऑफ यू।" इसका मतलब है, तुम अपने सोल्जर्स का ख्याल रखना, वो तुम्हारी ख्याल रखेंगे। तो लास्ट में विक्रम बत्रा खड़े हुए थे। मैं सोच रहा था विक्रम बत्रा ऑलरेडी हीरो थे, क्योंकि वो 0.5140 कैप्चर करने के बाद उनका टीवी में इंटरव्यू आया था, टीवी में बहुत सारा इंटरव्यू हुआ था, पेपर में उनका काफ़ी पेपर में फ़ोटो छपा था। जो भी उन्होंने वहाँ पे हमने आर्म्स एंड एम्युनिशन जो हमने मशीन गन वगैरह वहाँ से कैप्चर किया था, वो नीचे ले जाके उनके सामने उनका फ़ोटो था, पेपर में पब्लिश हुआ था। वो ऑलरेडी हीरो जैसे बन गए थे। तो मैं उनके पास जब जा रहा था, मैं सोच रहा था कि हाँ भाई, ये एक हीरो है, ये एक जोश भरा कुछ मुझे सुनाएँगे, मेरा मतलब ये जोश बढ़ाएँगे। जैसे मैं उनके पास गया, मुझे हाथ हाथ मिलाया, उन्होंने हाथ गले लगने से पहले ये बोला, "गले लगना यार, न जाने कौन-सी मुलाकात आखिरी होगी।" तब मेरे को ये रियलाइज़ हुआ, तब मेरे को ये पता चला कि हाँ भाई, मैं भी ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि मैं भी युद्ध से वापस ना आऊँ। अभी तक मैं अपने जवानों को, अपनी टीम को मोटिवेट कर रहा था, बट अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैं भी वहाँ पे मर सकता हूँ। तो ठीक है, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द, अगर कोई युद्ध में जा रहा है तो ये सब ज़ाहिर-सी बात है कि मतलब जान-माल का नुकसान तो होना ही होना है। ये टेक इट इन अ स्ट्राइड। तो सारे अंधेरा हो चुका था तब, जस्ट सनसेट हुआ था। तो हम लोग पूरा लाइन में खड़े हो गए और अपना वेपन्स एक बार दोबारा चेक किया कि हमने मैगज़ीन भरा है, नहीं भरा, वेपन्स है या नहीं है, स्पेयर मैगज़ीन है या नहीं है, ग्रेनेड है या नहीं है। हमने रेडियो सेट जो फ्रीक्वेंसी था उसको सेट किया। जो जो बाकी जो लाइट मशीन गन होता है, रॉकेट लॉन्चर होता है, मीडियम मशीन गन होता है, वो पूरा एक बार चेक किया। चेक करने के बाद अपने यूनिट का वॉर क्राई, हर एक यूनिट का एक वॉर क्राई होता है। मतलब कोई भी हम एक्शन करने से पहले, कोई भी काम शुरू करने से पहले हम वॉर क्राई पुकारते हैं। अपना यूनिट का वॉर क्राई था, दुर्गे माता की जय। जैसे मैंने दुर्गे माता की जय बोला, मेरे पीछे जो 100 लोग थे, वो एक साथ मिलके जब उन्होंने दुर्गे माता की जय बोला, तब मुझे पता चला कि हाँ भाई,
ये एक ऐसा मतलब माहौल बन गया। तब तक हमें शायद ये था कि को पता नहीं, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, पता नहीं जीत पाएंगे, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं किसको चोट लगेगा, पता नहीं कितने लोग वापस आएंगे, कितने लोग अपाहिज हो जाएंगे। ये सब अपने दिमाग में चल रहा था। प्रॉब्ली एक बार जब मैं अपनी दुर्गा माता की जय बोला, उसके बाद हमें यही था कि किसी न किसी तरीके से हमें 0.4875 पे तिरंगा लहराना ही लहराना है। उस एक मकसद से हम 0.4875 की तरफ चल पड़े। मैं आपको ये भी बता दूं कि 4875 एक पहाड़ का जब हम नाम लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पहाड़ की बिल्कुल चोटी के ऊपर कुछ लोग बैठे होते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा पहाड़ होता है। जगह जगह पे रिज लाइन, जहां जहां से आप जा सकते हो, जहां जहां से अप्रोच रोड है, वहां वहां पे वो लोग क्या करते हैं, अपना बंकर संगड़ बना के वहां पे बैठा देते हैं। तो हमें एक एक क्लियर करते 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 पूरे टॉप पे जाना है। तो 4 तारीख रात को हम निकल पड़े। 5 तारीख सुबह तक हम ऐसे जगह पे पहुंच गए थे कि वहां पे उनका पहला 3 बंकर दिखाई रहा था, फर्स्ट 3 बंकर्स उनका दिखाई दे रहा था। तो मैंने ये सोचा कि अभी तक उनको पता नहीं है पाकिस्तानियों को हमने अटैक लॉन्च कर दिया है। पूरे एक साथ नजदीक में जाने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है, कोई उन्हें गिरेगा, कोई साउंड आएगा, मेटल का मतलब वेपन का साउंड आ जाएगा, कुछ ना कुछ हल्ला गुल्ला होने की वजह से उनको पता चल जाएगा कि अलर्ट हो जाएंगे, वो फायरिंग शुरू कर देंगे। तो मैंने ये सोचा सरप्राइज एलिमेंट, वो मतलब वो जो उनको पता नहीं है, वो सरप्राइज एलिमेंट को मेंटेन करने के लिए मैंने एक टीम को चुना, 10 लोगों को चुना। और 3 लोगों को लेफ्ट साइड बंकर में अटैक करना था, 3 लोगों को राइट साइड में, और मुझे 4 लोगों के साथ सेंटर वाले जो बंकर है उसमें जाना था। प्लान ये था कि हम तीन अपना जो तीनों टीम है क्रॉल करते, मतलब ऐसे रेंगते रेंगते जाएंगे। बिल्कुल उस बंकर के तीनों टीम्स अपने बंकर के पास पहुंचेंगे। जैसे हम बंकर के पास पहुंचेंगे तो मैं इशारा करूंगा, इशारा करते ही हम लोग अपना ग्रेनेड, तीनों टीम एक साथ ग्रेनेड उठा के, बम उठा के उसमें डाल देंगे और जितना हो सकता है उसमें फायर कर देंगे पूरा। तो ये प्लान डिसाइड हुआ। तो हम लोग रेंगते रेंगते उस बंकर के पास तीनों अपना अपना टीम पहुंचा। तीनों पहुंचने के बाद हम मैंने देखा कि बाकी 2 टीम भी पहुंच गए। मैंने एक इशारा किया, इशारा करते ही हेल ब्रो क्लूज बोलते हैं ना, जिसको मतलब हमने ग्रेनेड उठा के फेंका। फेंकते ही उन सब बाकी जो ऊपर बैठे हुए थे उनको पता चल गया कि मतलब एक अटैक आ चुका है। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दिया, हमने भी पूरी तरीके से फायर स्टार्ट कर दिया। तो जब तक वो सरप्राइज, जब तक उनको पता चलता, जब तक वो लोग जाग जाते, उससे पहले जो पहला वाला जो 3 बंकर था उसको हमने ऑक्यूपाई कर लिया। अभी हमें ये था कि मतलब उस जगह पे हमें एक जगह मिल जाएगा, जगह मिल गया, फुटहोल्ड मिल गया कि हम वहां पे रह के उसको ऑक्यूपाई करके हम उसको युद्ध को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जैसे हमने ऑक्यूपाई किया, वहां पे जो सैनिटाइज बोलते हैं उसको, सैनिटाइज का मतलब ये होता है वहां पे जो एनिमी सोल्जर्स को जो बॉडी पड़े हुए उसको निकालना है, बाहर निकालना है। और वहां पे काफी सारा खून बह चुका था, उसको हमने आइस जो है, आइस को उसके ऊपर डालना है सो दैट वो खून जो है वो मिट जाए। और अगर उन्होंने माइंस छुपा के रखा है उसको डिफ्यूज करना है। और वेपन्स जो है नीचे की तरफ था उसको ऊपर की तरफ करना है, ये सब हम कर रहे थे। तब सूरज उग ही रहा था, तब सुबह हो ही रहा था। तो मैं देख रहा था कि लेफ्ट साइड राइट साइड बंकुराला पूरा ऑक्यूपाई हुआ नहीं हुआ। ये सब मैं देखते हुए टाइम पे एक नोटिस किया कि अपना जो एक यूनिफॉर्म पहना हुआ, मतलब इंडियन आर्मी का एक सोल्जर है, वो मुंह नीचे करके गिरा हुआ है, पूरी मतलब हाथ अजीब तरीके से ट्विस्ट हो रखा है, पैर भी अजीब तरीके से ट्विस्ट हो रखा है। मुझे पता नहीं, दिखाई नहीं दे रहा था कौन है, क्योंकि इसका सर नीचे ढका हुआ था। तो जैसे मैंने उसको देखा, मेरे को ये ध्यान आ रहा था कि भाई ये बचा नहीं है अभी, क्योंकि ना उसको पैर टेढ़े से है, हाथ टेढ़ा सा है। बट ये दिल ये कह रहा था कि भगवान वो जिंदा रहता कि मैं इसको नीचे भेज के बचा सकूं। तो मैं नीचे दौड़ते हुए उसके पास आया। दौड़ने के बाद उसको जैसे ही बॉडी को टिल्ट किया, आप सोच के देखिए, इस इसको आपको एक मिनट के लिए रोक के आपको सोचना पड़ेगा कि जैसे मैंने बॉडी को टिल्ट किया, यंग रेज जो है ना, सूर्य जो किरण होते हैं उसके मुंह पे पड़ रहे थे। सुबह सुबह का जो ये वातावरण है उसमें मैंने जैसे पलटा वो बॉडी को, पलटते हुए मैंने ये देखा कि वो श्याम सिंह था, जो शाम में मेरा जो हेल्पर था जिसको मैंने मना किया हुआ था, वो शहीद हो चुका था। मुझे तो बहुत बुरा लगा कि मतलब मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। बट आयरनी जिसको बोलते हैं, विपर्यास जिसको बोलते हैं, वो सोच के देखिए आप, मैं उसके लिए एक आंसू भी नहीं बहा पाया। अगर मैं एक आर्मी ऑफिसर होके, एक अधिकारी होके, वो टीम लीडर होके वहां पे रोने लग जाऊंगा, तो मेरे जो 100 साथी है मुझे देख रहे हैं, वो ऐसा हो सकता है कि मतलब वो क्या अपना लीडर ही रोने रोने लग गया, ये सोच के हो सकता है युद्ध करने की क्षमता उनमें कम हो जाए। तो मैं उसके लिए, श्याम सिंह के लिए रो भी नहीं पाया। अब उसको श्याम सिंह का बॉडी
श्याम सिंह का बॉडी मैंने नीचे भेज दिया, बट युद्ध को हमने आगे बढ़ाना है। 5 तारीख सुबह की मैं बात कर रहा था, वो मतलब 5 तारीख के दिन पूरा हमने लड़ाई लड़ा, 5 की रात को हमने लड़ाई लड़ा, 6 तारीख दोपहर तक लड़ाई चलता ही रहा। हमें ये था कि मतलब 1 इंच भी अगर हमें टेरिटरी मिल जाता है, एक बंकर हम ऑक्यूपाई कर लेते, एक बोल्डर, एक जो बड़ा सा पत्थर है, एक पत्थर से दूसरे पत्थर तक दौड़ते हैं, उसको ऑक्यूपाई कर लेते, इसका मतलब है हम अपने फाइनल ऑब्जेक्टिव, फाइनल जो बंकर है वहां तक पहुंच रहे, उसके उतना नजदीक जा रहा है। तो हम यही करते रहे कि मतलब जैसे मौका मिल रहा था, हम आगे बढ़ते 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 जा रहे थे। तो 6 तारीख दोपहर की बात है, जब मेरा कमांडिंग ऑफिसर जो रेडियो सेट पे मैसेज देता है कि नवीन, आप लोगों ने 4 तारीख दोपहर को खाना खाया हुआ है, अभी मतलब 2 दिन हो चुके हैं आपको खाना खाए हुए, कुछ आपको खाना भेजूं क्या? मैंने कहा सर, मुझे पता था कि मतलब खाना अगर आना है तो पूरे नीचे से आना है, पूरे पहाड़ के नीचे से आना है। हमें लड़ाई लड़ते लड़ते क्या हो रहा था, जो जितने अपने पास एम्युनिशन था वो कम हो रहा था, जितने गोला बारूद थे वो कम हो रहा था। तो मैंने अपने कमांडिंग अफसर को मैसेज दिया, सर आप खाने की चिंता छोड़ दीजिए, मुझे कुछ एम्युनिशन की जरूरत पड़ रहा है, आप एम्युनिशन को भेजिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब खाना मतलब 48 आवर्स, 2 दिन तक बिना खाए हम लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं? इस बात को यकीन मानिए कि वहां जुलाई के महीने में भी बर्फ पड़ा रहता था। ऊपर का जो हिस्से का जो बर्फ है, हम उसी के ऊपर चल रहे हैं, मतलब उसी के ऊपर लड़ाई चल रहा है, शेलिंग हो रहा है, पूरा काला हो रखा है, किसी को चोट लगा है तो वो पूरा खून बह चुका है। कि मतलब वो पूरा जो ऊपर का जो हिस्से का जो आइस है वो पूरा गंदा हो जाता है। उसको हम पूरा वो साइड में हटाते थे, नीचे वाला जो आइस था उसको फ्रेश जो आइस होता है, मतलब बिना दाग लगा हुआ, उसको हम अपने मुंह में डाल लेते थे। उससे हमें ये लगता था कि हाँ भाई, हमने कुछ खाना खाया, पेट में कुछ गया, हमें कुछ चबाने के लिए मिला, पेट में कुछ गया, हम यही सोच लेते थे हमने खाना खा लिया। तो ऐसे लड़ाई लड़ रहे थे। तो 6 तारीख दोपहर के बाद जैसे मैंने मैसेज दिया अपने कमांडिंग ऑफिसर को, हमें एम्युनिशन चाहिए, तब कैप्टन विक्रम बत्रा आ जाते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा आने के बाद कुछ एम्युनिशन, कुछ अपना टीम लेके एम्युनिशन लेके आके हमें ज्वाइन करते हैं। तो जैसे ही कैप्टन विक्रम बत्रा ने हमें यूनिट में ज्वाइन कर लिया, एक नया जोश का लहर हमें आ गया कि हमें और तेजी से एलबी अटैक करना है और इस फीचर को जल्द से जल्द ऑक्यूपाई करना है। तो वो हम टर्न में पहले मैं अटैक करता था, मैं वहां पे जाके लेटता था, वहां पे फायर देता था, कैप्टन विक्रम बत्रा आगे बढ़ते थे, मैं उनको कार फायर, ऐसे करते करते हम आगे बढ़ रहे थे। तो 7 तारीख मतलब 7 जुलाई, 4 तारीख को हमने लड़ाई शुरू किया था, 7 तारीख सुबह की बात है। उनका एक ही एक बंकर बचा हुआ था, एक अगर बंकर, एक लास्ट पोस्ट था, अगर हम उसको ऑक्यूपाई कर ले तो 487 पे हम जीत सकते थे। तो मैं उस बंकर में बैठा हुआ था। मेरा जो राइट साइड में है, मेरा जो राइट साइड में बड़ा सा पत्थर था, पत्थर के उस तरफ पाकिस्तान का लास्ट पोस्ट था, एक आखिरी पोस्ट था उनका। जैसे मुझे मौका मिल रहा था, मैं पत्थर के ऊपर चढ़ता था, फायर करता था, फिर पूरा नीचे जंप कर जाता था। तो 7 तारीख सुबह पाकिस्तानियों ने एक हैंड ग्रेनेड फेंका। हैंड ग्रेनेड, मुझे पता नहीं आप लोगों को कितने लोगों ने देखा है, आपको पता है, मूवी में देखा होगा, ऐसे ऐसे पिन निकाल के फेंकते हैं बॉम्ब। तो ऐसा वाला एक हैंड ग्रेनेड उन्होंने फेंक दिया। जहां पे मैं बैठा हूँ, मेरे हाथ में एक AK-47 ऐसा हाथ में मैं बैठा हूँ, और ये जो हैंड ग्रेनेड है मेरे पैर के बीचों बीच, पैर के सामने आके गिर जाता है। वो हैंड ग्रेनेड का ऐसा होता है कि आपने पिन निकाला, फेंका, वो उधर जाके गिरता है, उसमें 4 सेकंड्स का टाइम लैग होता है। मतलब आप पिन को निकालोगे, फेंकोगे, वो जाके उधर गिरेगा, 3-4 सेकंड के बाद वो फटता है, ताकि मतलब मैक्सिमम लोगों को डैमेज कर पाए। और उसका किलिंग रेडियस जिसको बोलते हैं, उसका लगभग 5 मीटर का किलिंग रेडियस होता है। Depending upon the type of grenade, depending upon the type of enclosure you are sitting in, depending upon the type of uniform we are wearing, अगर आपने वेस्ट पहन रखा है नहीं रखा, बुलेट प्रूफ जैकेट पहना नहीं पहना, उसके हिसाब से वो जो 5 मीटर का अंदर जो आता है वो पूरा मतलब उड़ जाता है, वो तो पूरा मतलब ब्लास्ट हो जाता है। ऐसे हैंड ग्रेनेड मेरे पास आके पड़ा हुआ है। अब मैं अगर उठने की कोशिश करूंगा, दौड़ने की कोशिश करूंगा, तो ऊपर जो बैठे हुए हैं, वो मुझे हो सकता है कि मतलब पिक करके शूट कर दे। तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं था। अब अपने पैर से मैं उस हैंड ग्रेनेड को दूसरी तरफ लात भी नहीं मार सकता था, बिकॉज ये एल शेप का बंकर है, मैं इस तरफ बैठा हूँ, मेरे दो साथी इस तरफ बैठे हुए हैं। तो मैं अपने पैर से वो ग्रेनेड को अपने साथियों के पास कैसे फेंक। आई एम ऑडिबल? गलती से म्यूट हो गया था शायद, Yes, सुनाई sir. दे रहा है Yes, सबको? sir. ओके, Yes, sir. Yes, गलती sir. से म्यूट हो गया था लगता है। ओके, हाँ, मैं अपने हैंड ग्रेनेड की बात कर रहा था। हैंड ग्रेनेड आके मेरे पैर के पास पड़ा हुआ है,
वो कभी भी फट सकता है, 4 सेकंड्स का टाइम लैग है। मैं उठ नहीं सकता, वहां से भाग नहीं सकता, उसको लात नहीं, किक नहीं मार सकता। मैंने एक ही तरीका था मेरे पास, मैंने उस हैंड ग्रेनेड को उठाया, वापस फेंकने की कोशिश किया। आप सोच के देखिए, किसी भी त्योहार में आप एक एक छोटा-सा एक पटाखा जलाते हो, कितनी दूर दौड़ते हो कि फटने से पहले इतना दूर हो जाओ। बट ये लाइव ग्रेनेड जो मेरे पास पड़ा हुआ है, उसको मुझे हाथ में उठाना था, हाथ में उठा के वापस फेंकना था। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको अगर किसी भी चीज़ को फेंकना है, एक बॉल हो गया, कोई गेंद हो गया, कोई पत्थर हो गया, आपको फेंकना है, तो आपके लिए एक प्रॉपर ऐसे हाथ की स्विंग मिलेगा, तब तो आप आगे फेंक पाओगे। मैं तो एक छोटी-सी कंस्ट्रेंट जगह पे बैठा हुआ था। वहाँ पे मुझे पूरा ऐसा स्विंग नहीं मिल पाया, पहला चीज़ एंड दूसरा चीज़ मुझे उल्टी तरफ फेंकना था। तो जैसे मैंने उसको उठाया, वापस फेंका, वो जो अनफॉर्च्यूनेटली वो पत्थर से लगा एंड वापस आके फिर जहाँ पड़ा हुआ था मेरे पैर के सामने बिल्कुल आके गिर गया। तब मुझे लगा कि मतलब दोस्तों कि मुझे शायद मैंने उस 4 सेकंड में 2 सेकंड ऑलरेडी गँवा दिया है, बाकी 1-2 सेकंड में भी ग्रेनेड फटने वाला है। यकीन मानिए मैंने मौत को बहुत नज़दीकी से देखा हुआ है। मतलब वो ग्रेनेड जैसे पत्थर से टकराया, जैसे आया, उस कैसे उसने साउंड किया, जैसे वो पत्थर के ऊपर जब ये मेटल पड़ता है, कैसे वो रोल होके कैसे फर्स्ट पे, वो सब मुझे अच्छी तरीके से याद है। वो 2 सेकंड मेरे ज़िंदगी के बहुत लंबे 2 सेकंड थे। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पास 20 मिनट का समय है। मुझे ऐसा लग रहा था कि एवरी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा पूरा ज़िंदगी मेरे आँखों के सामने फ्लैश हो रहा है। मेरा बचपन हो गया, मेरा माता-पिता का फेस हो गया, मेरा सिस्टर का, मेरा ब्रदर का, ऐसा लग रहा था कि सबका चेहरा एक बार फ्लैश हो रहा है। मैं तब ये इतने में मैं ये सोच रहा हूँ, अगर मैं ऐसे ही बैठा रहा, ग्रेनेड फट गया, तो मेरा ऊपर का पूरा हिस्सा फट जाएगा। पूरा हिस्सा फट जाएगा तो मुझे घर पे वापस क्या भेजेंगे? मुझे खोने का दुःख जो मेरा मेरा माता-पिता को होगा ही होगा। बट अगर मैं ऐसे बैठा रहा, मेरा पूरा ऊपर का हिस्सा उड़ गया, तो वापस क्या भेजेंगे? कोई मतलब कहीं से उठा के कुछ मसल पीसेस, कुछ बोन पीसेस को इकट्ठा करके एक बैग में डाल के अगर वापस भेजेंगे, मेरे माता-पिता कभी मेरे को माफ़ करेंगे? मुझे उनको मेरा चेहरा एटलीस्ट एक बार देखने का मौका तो देना चाहिए ना। तो मैं ये सोच रहा था, भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था, भगवान मुझे पता है मैं नहीं बचूँगा, बट एटलीस्ट मेरा चेहरा इंटैक्ट रहे ताकि वापस जब मेरा बॉडी जाएगा, मेरे माँ-बाप को मुझे मेरा एक बार आखिरी बार चेहरा मौका देखने का मौका मिले। ये प्रे करते बीच में एक छोटा-सा एक हिस्सा जैसा था, वहाँ पे जंप कर गया। जंप करते ही ग्रेनेड फट गया एंड फटने की आवाज़ से इतना अगर आप टच वुड आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बट फॉर द इतना बड़ा झटका, इतना बड़ा ब्लास्ट के बाद फर्स्ट 15 मिनट्स 15 सेकंड तक मुझे 15 सेकंड्स तक मुझे पता ही नहीं चला कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं मर गया हूँ। मैं आई वाज़ इन अ स्टेट ऑफ हाल्यूसिनेशन। आई वाज़ इन दैट काइंड ऑफ अ स्टेट मुझे पता नहीं चल रहा था। वो आँखों में पूरा डस्ट जैसा आ गया। यहाँ पे कान में गुई करके आवाज़ आ रहा है। पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। कान में सुनाई नहीं दे रहा। स्मेल ऑफ बर्न्ड फ्लेश मतलब वो बम फटा हुआ तो कॉर्डेट का स्मेल आता है, वो सब स्मेल आ रहा है। मुझे पता याद पूरे तरीके से सेंसेस नहीं आ रहे थे। 15 सेकंड तक कुछ पता ही नहीं चल रहा था। अगर जब मैं ये बता रहा था अगर आप गिर जाते हो, गिरते ही आपको चोट लगता है, तो चोट लगते ही आपको पेन शुरू हो जाता है, आपको पता चल जाता है। बट जब ग्रेनेड फटता है, जब वो शॉक होता है, तब वो पेन को मतलब वो पेन जो है उसको ब्रेन को पहुँचने तक टाइम लगता है। आपको इमीडिएटली पेन शुरू नहीं होता। मुझे पता भी नहीं चल रहा था मेरे साथ क्या हुआ है। ऑल आई कुड सेंस वाज़ कि मतलब पाकिस्तानी जो है, वहाँ से काउंटर अटैक कर रहे थे। अपने बंकर के पास दौड़ के आ रहे थे। मुझे ये सुनाई दे रहा था कुछ हरकत हो रहा है। तब मैं ये देखता हूँ डस्ट सेटल हो रहा था। मैं जिस बंकर में बैठा हुआ था वो पूरा गिर गया था, कोलैप्स हो गया था। डस्ट पूरा सेटल हो रहा है। तब मैं देखता हूँ एक आदमी फायर करते-करते दौड़ते हुए मेरे बंकर के पास आ रहा है। बंकर के पास आके उस तरफ पाकिस्तान के साथ फायर कर रहा है एंड द फर्स्ट वर्ड्स पहला जो अक्षर उसने कहा ये कहा, "नवीन तू डरना नहीं, मैं आ गया हूँ।" जैसे मैंने खोल के देखा, ये सुना, मैंने आँख खोल के देखा, तब मुझे दिखाई दिया कैप्टन विक्रम बत्रा वहाँ पे खड़े हुए, उनके पास फायर कर रहे। तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो पाया मैं ज़िंदा हूँ। मुझे तब लगा कि भगवान अगर अभी तक नहीं मरा, मैं आगे भी नहीं मरूँगा। तो जाके मेरे पास जो लेफ्ट साइड में वो ग्रेनेड ब्लास्ट होने के बाद लेफ्ट साइड में मेरा गन AK-47 पड़ा हुआ था, तो गन को उठाया मैंने, उनकी तरफ मैंने भी फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग शुरू करने के बाद कैसे न कैसे हमने वो काउंटर अटैक को रोक दिया। नीचे लोगों ने भी फायर खोल दिया तो वो काउंटर अटैक को हमने पाकिस्तानी जो काउंटर अटैक कर रहे थे उसको हमने रोक दिया।
रोकने के बाद मेरा पैर में ऐसा चोट लगा हुआ है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ कहाँ चोट लगा हुआ है। पूरा मेरा जो पैंट है वो गीला हो रखा है, वो खून बह चुका है। तो मैं खड़ा तो नहीं हो पा रहा था, तो कैप्टन विक्रम बत्रा ने मेरा हाथ पकड़ के वो बंकर से बाहर खींच के लेके आए। खींच के करीब कुछ देर दूरी तक लेके आए मुझे आगे। करीब-करीब उन्होंने 10-20 मीटर मुझे खींच के लेके आए होंगे। वहाँ जाके मुझे वो नीचे जाने के लिए बताया कि नीचे जाके आप अ, ट्रीटमेंट ले लो, मैं आगे ये मतलब मैं इसको जो बैटल है, इसको जो युद्ध है, मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। मुझे पता नहीं आप लोग कितने लोगों ने आपने इसमें शेरशाह मूवी देखा हुआ है। शेरशाह मूवी में वो एक क्लिपिंग है, जहाँ पे कैप्टन विक्रम बत्रा मेरे को रेस्क्यू करते हैं, मेरे को बोल रहे हैं कि आप नीचे जाके ट्रीटमेंट ले लो, मैं मना कर रहा हूँ। मुझे अब मुझे सोच के लगता है कि मतलब मैं वहाँ पे रह के भी कर क्या सकता था? बट उस टाइम पे मुझे ये दिमाग में था कि मुझे लड़ाई से वापस नहीं जाना है। जब तक मैं यहाँ जीत हासिल नहीं कर पाता, जब तक 4875 पे तिरंगा नहीं लहराता, मुझे नीचे नहीं जाना है। वो एक क्लिप को शेरशाह मूवी में दिखाया है कि कैप्टन विक्रम बत्रा बोल रहे हैं, "तुम नीचे जाके ट्रीटमेंट ले लो, मैं मना कर रहा हूँ, सर मुझे नीचे मत भेजो।" तो वो सीनियर थे मेरे मेरे सीनियर का बात मानना तो लाइज़ है इसमें, फौज में तो मानना ही पड़ेगा। तो मुझे नीचे फाइनली आना पड़ा। वो युद्ध आगे बढ़ाते रहे। सो आप सोच के देखिए मुझे 7 तारीख सुबह चोट लगा हुआ है एंड नीचे आते-आते मुझे शाम हो गया था एंड जहाँ से कैप्टन विक्रम बत्रा लेके आए, वहाँ से मुझे क्रॉल करते करीब 150 मीटर्स क्रॉल करके मुझे नीचे आना पड़ा। नीचे आया, वहाँ से मेरा एक सोल्जर आया, मेरा एक साथी आया, मेरे को ऐसे कंधे पे ऐसे उठा के एक एक पत्थर से दूसरे पत्थर के ऊपर भाग रहा है वो। तब तक वो फायर कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी ऊपर जो बैठे हैं वो फायर कर रहे हैं। वो बुलेट जो है आइस में जाके हिट कर रहा है, आइस ऐसे उछल रहा है, ये सब मैं देख रहा हूँ। तब मैं ये भी सोच रहा हूँ, मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ क्योंकि मेरा जो राइट लेग था, वो पूरा हिल रहा था, मतलब उसमें कुछ बचा ही नहीं था। पूरा पैर ऐसा लग रहा था कि मतलब ऐसे पकड़ के कोई खींच ले तो पूरा पैर कट के आ जाएगा। तो ये बंदा मुझे ऐसे मेरा जो साथी है उठा के भाग रहा है, मैं नीचे पीछे जाके देख रहा हूँ, पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, कहीं मेरा ऐसा तो नहीं कि मेरा पैर कट के गिर जाए। तो आई आई मुझे मैं ये चाहता था कि पैर मेरा अगर गिर जाए, तो उसको लेके जाऊँगा साथ में, नीचे जब जाऊँगा तो डॉक्टर को बोलूँगा स्टिच करो, उसके साथ में जोड़ दो ताकि मतलब मैं आगे जाके फिर से अगर लड़ाई छेड़ो तो लड़ाई लड़ पाऊँगा। बिना पैर के कैसे लड़ाई लड़ूँगा? ये मेरे दिमाग में चल रहा था। अब उस टाइम पे पता नहीं चलता कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या प्रैक्टिकल है, क्या नहीं प्रैक्टिकल है, वो पता नहीं चलता। बट ऐसे करते मुझे ये तक कुछ दूरी तक लेके आ गए एंड सुबह चोट लगा था, नीचे जब तक आया रात हो चुकी है, मतलब पूरे वहाँ तक मुझे नीचे ले आने में उतना टाइम लग गया, तो पूरा खून बह गया था, पूरा इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया था। तो जैसे ही डॉक्टर ने मुझे देखा, उसने तो उसके भी होश उड़ गए, बोलता है कि तू ज़िंदा कैसे है? हाउ आर यू अलाइव? तो उसने मुझे डेंजरसली इल लिस्ट में प्लेस किया, मतलब इसका मतलब ये है कि मैं बच भी सकता हूँ, मर भी सकता हूँ, ऐसे एक सिचुएशन में मैं था। तब मुझे ये बोला गया कि मतलब अगले सुबह होते ही, मतलब जैसे पहला लाइट आएगा, फर्स्ट लाइट सुबह होते ही आपको श्रीनगर हॉस्पिटल में हेलीकॉप्टर में भेजा जाएगा, क्योंकि आपकी जान की खतरा है, आपको जान बचाने का सबसे अपना प्रायोरिटी है। तो जैसे मैं नीचे पहुँचा, थोड़ा-सा एक उन्होंने इंजेक्शन दे दिया, सेडेटिव देके सुला दिया और कुछ ट्रीटमेंट कर रहे थे। मुझे पता नहीं था कि तब तक लड़ाई में क्या हो रहा है। जैसे इंजेक्शन दिया मैं तो लेट गया। नेक्स्ट डे सुबह, मतलब 8 तारीख की सुबह की बात है। मुझे जब उन्होंने उठाया तब हेलीकॉप्टर आके वेट कर रहा था। हेलीकॉप्टर से मुझे श्रीनगर में जाना था। मुझे नर्सिंग असिस्टेंट ने उठाया। स्ट्रेचर पे था मैं, स्ट्रेचर पे लेटा हुआ था। वहीं पे ब्रश करवाया मुझे। ब्रश करने के बाद स्ट्रेचर में ही लिटा के मुझे हेलीकॉप्टर में डाला गया। एंड हेलीकॉप्टर पायलट को ये बोला गया कि आपको बहुत ऊँचे नहीं जाना है, बहुत ऊँचा जाओगे तो आपको हो सकता है कि फायर कर दे। तो आप नीचे फायर करते-करते, फ्लाई करते-करते उनको श्रीनगर लेके जाइए। तो मुझे हेलीकॉप्टर में लिटाया गया, मेरा नर्सिंग असिस्टेंट साथ में था, मैं लेटा हुआ था। हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है, कुछ दूर तक जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद मेरा जो साथ में जो मेरा नर्सिंग असिस्टेंट बैठा हुआ है, वो मुझे उठाता है, उठा के बोलता है, "साहब, डॉक्टर ने उठने से मना किया हुआ है, मतलब आपके रीढ़ का हड्डी का कुछ पता नहीं था तब क्या-क्या हुआ है, गर्दन के ऊपर पट्टी बाँधा हुआ था, पता नहीं क्या-क्या हुआ है। आपको स्टेबलाइज़ रहना है, डॉक्टर ने उठने से मना किया हुआ है।" बट वो देखिए 0.4875 पे तिरंगा लहरा रहा है। दोस्तों मुझे तब इतना खुशी हुआ, इतना अच्छा लगा कि मतलब 4875 हमने जीत लिया है। मुझे मैं ये सोचने लग गया, नवीन तू मरेगा, बचेगा, उसका कोई मतलब महत्व नहीं है।
जब 0.4875 जो इंडियन आर्मी ने आपको टास्क दिया था, उस मिशन को हमने अकम्प्लिश कर दिया, उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। तो मैं ये सोच रहा था, अगर तू मर भी गया, जब भी कारगिल वॉर के बारे में बात किया जाएगा, कभी भी 4875 के बारे में बात किया जाएगा, आपका भी नाम, मतलब कैप्टन नवीन नागप्पा का भी नाम लिया जाएगा। आपने एक हिस्ट्री कायम कर दिया, आपने एक लेगेसी छोड़ के जा रहे हो। मैं ये तब सोच रहा था। तो मेरे से रह नहीं गया, मैं स्ट्रेचर पे बैठ गया। बैठ के 0.4875 पे तिरंगा लहराते हुए खुशी से मैं एक सैल्यूट किया। सैल्यूट करके लेट ही रहा था, तब नर्सिंग असिस्टेंट ने मुझे फिर से बोला कि साहब हमने इसके लिए कीमत चुकाई है। मैंने कहा उस्ताद हमने क्या कीमत चुकाई है? तो वो नर्सिंग असिस्टेंट बोलता है साहब कैप्टन विक्रम बत्रा नहीं रहे। तो प्रोबेबली मेरे लिए वो इतना एक ज़ोर का झटका था कि मैं सेमी अनकॉन्शियस स्टेट में था, पूरा बेहोश होके स्ट्रेचर पे गिर गया। तब नेक्स्ट मुझे जो जब मैं श्रीनगर में जो मुझे ऑपरेशन टेबल में ऑपरेशन के लिए ले जा रहे थे, तब मेरे को होश आया। श्रीनगर में मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो पाया क्योंकि इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया था। मुझे नेक्स्ट फ्लाइट से दिल्ली भेजा गया। दिल्ली बेस हॉस्पिटल है, वहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू हुआ। वहाँ पे भी वो इन्फेक्शन कंट्रोल में नहीं आ रहा था। मतलब वो पट्टी एक दिन क्लीन करके बाँधते हैं, अगले दिन वो जब वो पट्टी खोलते हैं, थोड़ा-सा मसल को निकालते हैं, थोड़ा स्क्रैच करते हैं वुंड को, फिर एक ऑइंटमेंट मेडिसिन लगाते हैं, फिर बाँधने के बाद 2 दिन के बाद खोलेंगे तो फिर वो इन्फेक्शन आ रहा था, फिर स्मेल आ रहा था, गंदा-सा स्मेल आ रहा था। तो मैं इससे परेशान हो गया था कि मतलब अल्टीमेटली मुझे रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वहाँ पे भेजा गया। करीब-करीब मैं 21 महीना हॉस्पिटल में था, 8 मेजर सर्जरी, 8 मेजर सर्जरीज़ आई अंडरवेंट। उसके बाद मुझे आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर जो है पूना, वहाँ पे भेजा गया। वहाँ पे मुझे ये बोला गया कि वहाँ तक जो मेरा जो नी है, नी जॉइंट जो है, उसके नीचे बहुत ज़्यादा चोट लगा हुआ था। तो उसके ऊपर नी से नीचे लोड ना आने के लिए शू जो उन्होंने बनाया, उन्होंने मुझे जो जूता जो पहनाया था, वो नी तक था। नी से ऊपर पूरे लोड पैर के ऊपर नहीं, नी के ऊपर आ रहा था। ऐसे मुझे एक शू बना दोनों पैर में शू बना के दिया था और दोनों हाथ में जो क्रचेस बैसाखी जिसको बोलते हैं, दोनों हाथ में वो दिया था। एंड फाइनली 21 महीने के बाद मुझे ये बोला गया कि आप फौज से आपको रिहा किया जा रहा है, आपको फौज को छोड़ना पड़ेगा। बट आपको ये जो बैसाखी है या जो ब्रेसेस है, शू है, आपको ज़िंदगी भर पहनना पड़ेगा, सपोर्ट लेना पड़ेगा, बिना उसके वॉक नहीं कर सकते आप। तो मैं पुणे से वापस दिल्ली आया, दिल्ली में कुछ फॉर्मेलिटीज़ है उसको कंप्लीट किया एंड वहाँ से बैंगलोर फ्लाइट में गया। बैंगलोर से हुबली मेरा जो गाँव है, करीब 400 किलोमीटर का दूर है। जभी भी मैं घर तक पहुँच रहा था, तब मेरे दिमाग में मैं यही सोच रहा था, मुझे आप लोग जैसे नॉर्मल लोग, आप सब लोग जैसे चल पाते हो, आप सब लोग बिना सपोर्ट के जो अपने ज़िंदगी को लीड करते हो, मुझे भी ऐसा करना। मुझे किसी का भी सपोर्ट नहीं चाहिए था। हालाँकि वो किसी इंसान का हो या बैसाखी का सपोर्ट हो या शूज़ का सपोर्ट हो, मुझे नहीं चाहिए था। मुझे ये चाहिए था कि मैं जो नॉर्मल लोग चलते हैं, मुझे वैसा भी चलना था। क्योंकि सफ़र ब आई वाज़ 25 25-26 साल का था तब। ज़िंदगी बहुत है, तो मुझे इंडिपेंडेंट बनना था। तो मैंने अपने आप को बहुत ग्राइंड किया, बहुत फिज़ियोथेरेपी किया, आप यकीन नहीं मानोगे, अगर मैं आधे घंटे के लिए अगर फिज़ियोथेरेपी कर लूँ, आधे घंटे के लिए एक्सरसाइज कर लूँ, तो 2 घंटे तक वो दर्द रहता था, रात को नींद नहीं आता था, इतना पेन होता था। फिर भी मैंने नहीं छोड़ा, फिर भी मैं लगा रहा एंड हो सकता है कि मतलब आप लोगों का प्यार हो, बड़े लोगों का आशीर्वाद हो, मेरे माता-पिता के अच्छे कर्म हो, ऐसे ही मेरे साथ ऐसे अच्छा होता गया कि मतलब मेरा हालत सुधरता गया। एक दिन ऐसा आया कि मैंने एक जूता निकाल दिया, नॉर्मल शू पहनने लग गया, दूसरा जूता निकाल दिया, फिर काफ़ी दिन तक एक स्टिक वॉकिंग स्टिक लेके चलता रहा। अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आया कि मतलब वो स्टिक को भी छोड़ दिया एंड फाइनली आज के डेट में मैं सब कुछ अपने आप ही कर लेता हूँ। नॉर्मल गाड़ी को ड्राइव कर लेता हूँ, योगा कर लेता हूँ, गोल्फ कर लेता हूँ, भगवान की कृपा है। या ये रही मेरी एक्सपीरियंसेस कारगिल युद्ध की। अल्टीमेटली मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा पूरे यंगस्टर्स है द फोरम ये जो फोरम है आपका जो ग्रुप है ये पूरा यंगस्टर्स का ही पॉप फाउंडेशन यंगस्टर्स के बारे में बहुत कुछ कर रहा है। आप सारे यंगस्टर्स हो। मेरे लिए 2 बातें कहनी है। पहला चीज़ तो ये कहना है कि आपको लिव योर लेगेसी मतलब आपको
छोटा एम नहीं रखना है, बड़ा एम रखना है। मतलब मैंने जब वो 0.4875 पे तिरंगा लहराते हुए देखा था, मैं अपने आप को सोच लिया था कि मतलब भगवान इससे ज्यादा मुझे जिंदगी में नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने 4875 जिस एक टास्क, एक जो पहाड़ है जो मैंने भारत को वापस दिलाया, वो पहाड़, उसके ऊपर जब तिरंगा लहराते हुए देखा था, मैं ये सोचा था कि मैंने एक इतिहास रच दिया, हालांकि बहुत छोटा सा इतिहास हो, एक लेगेसी मैंने छोड़ दिया। आप लोगों को भी ये सोचना है कि मतलब मैं अपने आप के लिए तो सब करते हैं, देश के लिए कौन कर रहा है, देश के लिए क्या कर रहे हो, क्या लेगेसी आप छोड़ के जा रहे हो, आने वाले जनरेशन आपको कैसे याद रखेगा, आपने इसके बारे में सोचना है। दूसरा चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने अभी तक जो सुना है वो कैप्टन नवीन नागप्पा के मुंह से सुना होगा, बट ये सोच के देखिए आप, कारगिल युद्ध में 527, आई रिपीट 527, 500 से ज्यादा लोग जो है अपना प्राण निछावर कर दिया है कारगिल युद्ध में। करीब करीब 1300 लोगों को ऐसे चोटें लगी है जो कि अभी तक 20-22 साल के बाद भी वो ठीक, पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए। उन्होंने किस लिए लड़ाई लड़ा है, उन्होंने किस लिए अपना इतना कष्ट सहा है, ये आप लोगों के लिए और मेरे लिए, इस सिटीजन्स के लिए, इस भारत नेशन के लिए, इस राष्ट्र के लिए उन्होंने इतनी मुसीबत उठाया है। कि जो 527 सोल्जर्स जो ऊपर बैठे हुए हैं, उनको कभी ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हमने ऐसे लोगों के लिए अपनी जान दी क्या, उनको कभी ऐसा लगना चाहिए। हमें ऐसे जिंदगी व्यतीत करना है, अपने ऐसे जिंदगी जीना है। हाँ, हो सकता है कि मतलब सारे आप डिफेंस एस्पिरेंट्स हो सकता है इसमें कुछ डिफेंस के इच्छुक हो सकता है कुछ लोग इसमें फौज में ज्वाइन करना चाहते हो सकता है कुछ ज्वाइन कर जाए, हो सकता है कुछ को मौका न मिले, बट इसका मतलब ये नहीं कि मतलब फौज में ज्वाइन करके ही आप देश सेवा कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप एज अ नॉर्मल सिटीजन भी देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। आपने ऐसे ही अपना जिंदगी जीना है, ताकि उन लोगों को लगना नहीं चाहिए भाई हमने इसके लिए जान दी क्या, ऐसे उनको कभी लगना नहीं चाहिए। लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरा जो है, मेरे पैर से खून बहना बंद हो चुका है, मेरा मतलब चोट ऐसा उब चोट ठीक हो गया है। बट उन जो 527 सोल्जर्स है, उनके घर वाले जो है, उनके माता पिता हो गए, उनके बड़े बुजुर्ग हो गए, उनके वाइफ हो गए, उनके बच्चे हुए, उनके आंसू अभी तक नहीं रुके। तो भाइयों, आपको ये ध्यान रखना है कि जब मौका मिलता है आपको, जब भी आपको मौका मिलता है, तब आप एक ऐसे परिवार से जाके मिलिए जिसने अपना बेटा इस देश के लिए निछावर कर दिया है। उनसे जाके मिलिए, उनसे एक आधा घंटा उनसे बातचीत कीजिए। आपको, मैं इनको फाइनेंशियल हेल्प की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको आपको भेंट देने की जरूरत नहीं है, कोई गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार उनको पेंशन दे रहा है, उनके बच्चों का एजुकेशन, उनका जो ख्याल रख रहा है। बट जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, तो ये अपनापन जो चाहिए होता है, उनका बेटे का खोने का जो वैक्यूम होता है, उसको आप लोग जाके भरपाई कीजिए, आप जाके मिलिए उनसे। यही मेरा कहना था। पता नहीं मैं अपने कितने लोगों को टच कर पाया हूँ, पता नहीं कितने लोगों को इम्प्रेस कर पाया हूँ, पता नहीं कितने लोगों को मैं ये चीजें समझाने में कामयाब रहा हूँ कि जो सोल्जर्स, जो मैं कैप्टन नवीन नागप्पा की बात सुन रहे होंगे, बट मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है, मैं उन 527 सोल्जर्स को रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। उनके बिहाफ पे, उनके, हो सकता है उनमें से कोई आज अपने बीच में मौजूद होता, तो उनका भी ऐसा, शायद ऐसा एक एक्सपीरियंस आपको शेयर करने के लिए होगा, उनको रिप्रेजेंट करना हो। भगवान ने मुझे इसलिए बचा के वापस भेजा है कि एक सोल्जर का जो तकलीफ है, एक सोल्जर का जो सैक्रिफाइस है, वो आप सब लोगों में आपके सामने पेश करूं, इसलिए शायद मुझे भगवान ने बचाया है। पता नहीं मैं उसमें कितना सक्सेसफुल हूं। मैं ख्वाब फाउंडेशन का आभारी हूं, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया है कि आप सारे यंगस्टर्स को ये एक नॉर्मल, एक छोटा सा सोल्जर का जो एक्सपीरियंस है, आपको शेयर करने का आज मौका मिला। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, जय हिंद सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, जय हिंद सर, थैंक यू सर, सर। जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद सर। हाँ, हम सर, रैली में मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं भीतर से रुक नहीं पा रहा था खुद को, जैसा आप बता रहे थे, मुझसे रुका नहीं जा रहा था, क्योंकि आप सब जो सरहद पे काम कर रहे हैं,
रैली में, और आपने जो काम किया, आपके बातें सुन सुन करके मैं विजुलाइज कर रहा था, और मैं सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आपका सानिध्य प्राप्त हुआ है और लाइव उस चीज को सुनने का मौका मिला है सर। मतलब कि मैं कृतज्ञ हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको सर मैं धन्यवाद करूं। मैं सौभाग्यशाली हूँ, हमारे जितने भी सदस्य यहाँ पे जुड़े हुए सब सौभाग्यशाली है कि लाइव उस चीज को सुनने का मौका मिला है जो वहां पे आपने और आपके जवानों ने हमारे देश के लिए न्यूछावर किया। हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी साथी लोग हैं अपने इस समाज में देश के अंदर रह करके कुछ करना चाह रहे हैं, कर भी रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन आपने जिस तरह से बातें शेयर की हम लोग काफी मोटिवेट हुए हैं। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम सब जो उनकी न्योछावर है, जो कुर्बानी है, उनको हम दाग नहीं लगने देंगे और अपने स्तर से हम लोग जहाँ पे है बहुत ही बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे अपने इस समाज को और देश को। और ये प्रयास है हम सबके मिल करके इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा इनिशिएटिव भी किया हमने, और आज आपने अपने बातों से सर हम लोग को गौरवान्वित किया। हम सब काफी गौरवान्वित सौभाग्यशाली है कि हम लोग सैनिक तो नहीं है, लेकिन आपके बातों को सुनकर फील हो रहा है कि हमारे इस समाज में रह करके उस भूमिका को निभानी होगी, ताकि हमारे उन सैनिकों का न्योछावर और जो कुर्बानी है ऐसे ही नहीं जाए। उनको गौरवान्वित महसूस हो कि हमारे देशवासी जिसके लिए लड़े, जिसके लिए हमने जान गंवाया, जिसके लिए हमने इतने तकलीफें उठाई है, उनको शर्मिंदा होना पड़े। और आज मुझे लगता है कि जहाँ कहीं कुछ कमियां हमारे अंदर या हमारे साथियों के अंदर है, आपकी बातों को सुन करके उन कमियों को छोड़ने का प्रयास करेंगे और मिल करके हम लोग इस समाज को, इस राष्ट्र को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बीच में बहुत सारे साथी लोग हैं जो काफी इमोशनल हो गए हैं, मैं तो अपने आप को रोक नहीं पाया, एक्चुअली हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि यही एक वजह है जो हम लोगों के बीच में इतना काम कर पाते हैं, बच्चों से जुड़ पाते हैं और उनके अंदर जो काबिलियत है उसको उभारने का प्रयास करते हैं। ख्वाब फाउंडेशन के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। और मुझे सर अच्छी तरह से याद है कि आपने अप्रोच किया था, आपका मैसेज आया था, मैं आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ उस क्षण को। और जब आपका फोन या मैसेज से जब बातचीत हुई और व्हाट्सएप पे अप्रिशिएट करते रहे, मुझे लगा कि कुछ ना कुछ अच्छा करके आप जैसे व्यक्तित्व इस चीज को पारखी नजर से परख ले रहे हैं। दुर्भाग्य है कि हमारे बीच में रहने वाले बहुत ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज अभी समझ में नहीं आता है, और वो लोग हम जैसे लोगों को, चाहे जो नौजवान कुछ कर रहे हैं उनके प्रति ही विरोध में ही बहुत सारा कैंपेनिंग चलता है। दुर्भाग्य की बात है, लेकिन फिर भी हम लोग डटे हुए हैं। आप लोग इतना विषम परिस्थिति में भी हम सब के लिए लड़ा है। रैली में सैल्यूट करता हूँ सर, सैल्यूट करता हूँ पूरे परिवार के साथ, और परिवार के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में बहुत सारे साथी लोग हैं जो सवाल पूछना चाहेंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप सबको मौका मिले और लाइव आप लोग बात कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। पहले हैंड रेज करेंगे जैसे मैंने बताया था, तो मैं नाम लूंगा तभी आप बोलेंगे, ऐसे नहीं क्लैश हो जाएगा आवाज। प्लीज हैंड रेज करेंगे जिनको भी बात करना है या कुछ सवाल पूछना है। नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार जी हमारे संस्था के सर बहुत ही एक्टिव सदस्यों में से एक है। ये भी जॉब करते हैं, लेकिन जॉब में रहते हुए हमारे नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए अपना सहयोग समय समय पे देते रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। नीतीश कुमार जी आप पूछे क्या पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं?